जितने भी नए क्वेश्चंस आईसीआई ने सीए इंटरमीडिएट ऑडिट की जनवरी 26 की आरटीपी में पूछे हैं, जनवरी 26 के दोनों एमटीपी में पूछे हैं, वो सारे नए क्वेश्चंस जो है हम अभी डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। एकदम डिटेल्ड एंड क्रिस्प तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ मैंने आपको सितंबर 25 के जो हमारा एग्जाम हुआ था उसके भी जितने न्यू क्वेश्चन थे वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर पीडीएफ में कंपाइल करके दे दिए। यहां पे आप देख सकते हैं ये सारे जनवरी 26 के आरटीपी वाले क्वेश्चन है, जिसमें मैंने क्वेश्चंस भी हाईलाइट किया है एंड आंसर्स भी हाईलाइट किए हैं। आंसर्स का भी कीवर्ड्स जो होते हैं वो हाईलाइट किए। ये आपके जनवरी 26 एमटीपी है एंड लास्ट में आप देखेंगे तो आपको यहां पे सितंबर 25 का हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के भी सारे नए क्वेश्चन जो है वो दिख जाएंगे। यहां पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाइज बता दिया है कौन से टॉपिक का वो पर्टिकुलर क्वेश्चन था, पार्ट 1 पार्ट 2 कहां पे आएगा वो बता दिया है। एंड जैसे हम क्वेश्चन बैंक में आपको कौन से क्वेश्चन हाईलाइट करके देते हैं, आंसर्स हाईलाइट करके देते हैं कलर कोडेड फॉर्मेट में, वैसे ही मैंने आपको ये वाला भी पर्टिकुलर पीडीएफ जो है वो दे दिया है। ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको नीचे पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट चीज, अगर आपको कंपाइलेशन के चाहिए कि लास्ट के 2-3 अटेम्प्ट्स का हमारे सारे आरटीपीज एंड एमटीपीज का अगर आपको एक कंपाइलेशन वीडियो चाहिए जिसको देख के आप सारे के सारे आरटीपीज एमटीपीज एक साथ कवर कर सकते हैं, तो उसके लिए आप नीचे स्पैम कर दीजिएगा कंपाइलेशन वर्ड हमारे कमेंट्स में, तो फिर अगर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे तो हम कंपाइलेशन भी लेके आ जाएंगे। नेक्स्ट चीज सर, अभी हमारा चल रहा है मिशन सीए सीरीज, जिसमें हमारा सिर्फ एक मिशन है कि जितने भी सीए इंटर के बच्चे जिनका ऑडिट का एग्जाम है जनवरी 26 में वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करें। उसके अंदर भी हमने बहुत सारे वीडियोस जो है वो आपके निकाल दिए हैं, जिसके लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारे इस न्यू क्वेश्चन से आपके जनवरी 26 आरटीपी एमटीपी के। जो भी सबसे पहले हम आरटीपी के एमसीक्यूज करेंगे, फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करेंगे, एमटीपी 1 के एमसीक्यूज, एमटीपी 2 के एमसीक्यूज और फिर एमटीपी के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, यस सर। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके आरटीपी के एमसीक्यूज की। ये जो आपके एमसीक्यूज है ये हम डायरेक्टली आपके आरटीपी से सॉल्व करेंगे। जो पीडीएफ है उसमें सारे आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, यस सर। एमसीक्यूज के लिए अगर आपको इससे ज्यादा प्रैक्टिस करनी हो तो आईसीआई की जो केस सिनेरियो बुकलेट है, 35 केस सिनेरियो की जो बुकलेट है, उसको मात्र 2 घंटे में मैंने बहुत डिटेल्ड एंड क्रिस्प तरीके से सॉल्व करवाया। उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, वो वीडियो के लिंक भी मैं आपके पिन कमेंट में डाल दूंगा, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे जनवरी 26 की आरटीपी के साथ। क्या बोल रहा है सर, ये जहां जहां पे भी एमसीक्यूज में हमें वो केस स्टडी पढ़ने की जरूरत होगी वहां वहां पे हम पढ़ेंगे, जहां पे डायरेक्टली आंसर सॉल्व हो रहा होगा वहां पे हम डायरेक्टली आंसर सॉल्व करने वाले हैं। चलिए सबसे पहला क्या बोल रहा है सर, एक डायलेमा है सीएजे को, एक केस सिनेरियो में डायलेमा दिया हुआ है। अब बताइए कौन सा स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट है। मोस्ट अप्रोप्रिएट मिलता ही आपको समझ जाना चाहिए कि हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा सही जो है वो ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहला क्या बोल रहा है, सिर्फ ऑडिट स्ट्रैटेजी को ही डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है, गलत। सिर्फ ऑडिट प्लान को ही डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है, गलत। दोनों ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान को डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है, ये तो सही है। लेकिन लास्ट वाला क्या बोल रहा है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान एंड अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज आया हो ड्यूरिंग द स्ट्रैटेजी एंड द ऑडिट प्लान तो उसको भी हमें डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा अलोंग विद द रीजन। ये सारी चीजें हमें डॉक्यूमेंट करनी चाहिए, तो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट ये बोल रहा है सर, के को हमें गाइड करना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट क्या है रिगार्डिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। जो भी हमारे केस सिनेरियो में डिस्क्राइब है उस हिसाब से केस सिनेरियो में क्या किया गया है कि सीए के जो है हमारा उसको एक अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट करनी है, अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म करनी है। उसके अंदर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, ये हमें बताना पड़ेगा। पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि सर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस सिर्फ और सिर्फ आपके स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए ही रिक्वायर्ड होता है, इसलिए यहां पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अकाउंट्स को ऑडिट करवाने के लिए, इसलिए यहां पे आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता सर। दूसरा क्या बोल रहा है सर, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो है वो आपको ऑडिट में भी चाहिए होता है, रिव्यू में भी चाहिए होता है, और वो एंगेजमेंट जहां पे आप प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट कर रहे हो वहां पे भी चाहिए होता है, मतलब अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट में भी चाहिए होता है। तीनों एंगेजमेंट में हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस तो चाहिए ही चाहिए। जब भी हम एश्योरेंस दे रहे हैं तो हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस तो चाहिए ही चाहिए, तो ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी तो क्या बोल रहे हैं सर कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस हमें ऑडिट और रिव्यू दोनों में चाहिए, नहीं सर हमें तो अदर एश्योरेंस में भी चाहिए। और चौथा बोल रहा है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस सिर्फ और सिर्फ सारे ऑडिट एंगेजमेंट में चाहिए, ऐसा नहीं होता है भाई, रिव्यू में भी चाहिए होता है और अदर एश्योरेंस में भी चाहिए होता है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि आपको सीए को गाइड करना है रिगार्डिंग मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट मटीरियलिटी को डॉक्यूमेंट करने के लिए। ऐसे 320 में हमने मटीरियलिटी का डिस्कशन किया है कि मटीरियलिटी के केस में 4 चीजें हमें डॉक्यूमेंट करके चलनी पड़ती है। पहला क्या बोल रहा है, मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट निकालने मतलब सारे स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे। पहला क्या है, मटीरियलिटी 75,000 के हमें डॉक्यूमेंट करना है, सही बात है भाई, वो तो डॉक्यूमेंट करनी है।
परफॉर्मेंस मटीरियलिटी विच इज सेट एट मोर देन द मटीरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यहां पे ही ये गलत हो गया। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी इज सेट एज लेस देन द मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मटीरियलिटी से नीचे हम परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को रखते हैं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी विच इज सेट एट पार लेवल मटीरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये बोल रहा है कि जितनी मटीरियलिटी होती है उतनी ही हमने परफॉर्मेंस मटीरियलिटी सेट कर रखी है, ये भी गलत बोल रहा है। सर परफॉर्मेंस मटीरियलिटी इज सेट एट लेस देन द मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, ठीक है। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी से नीचे आती है तो उसको डॉक्यूमेंट करना, एंड साथ ही साथ आपको मटीरियलिटी जो है 75,000 के उसको भी डॉक्यूमेंट करके चलना पड़ेगा, तो ये हमारा मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट बोल रहे हैं सर कौन सा फॉलोइंग कॉम्बिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब करता है थ्री पार्टी रिलेशनशिप को अपने ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। मतलब हम ऑडिट कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म का, वहां पे थ्री पार्टी रिलेशनशिप क्या क्या आएगी। सर थ्री पार्टी रिलेशनशिप क्या है, हमने पढ़ा हुआ है ना सर, एक जो अश्योरेंस देता है, एक जिसके सब्जेक्ट मैटर पे अश्योरेंस, रिस्पॉन्सिबल पार्टी हमने पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा था बचपन में आपके अश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। थ्री पार्टी रिलेशनशिप, एक जो आपका प्रैक्टिशनर होता है, एक जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है, और एक होता है इंटेंडेड यूजर्स। अब यहां पे हम किसका ऑडिट कर रहे हैं सर, पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट कर रहे हैं। तो एक तो हम हो गए जो पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट कर रहे हैं, जैसे अनुज एंड एसोसिएट्स। दूसरा जिस पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट हो रहा है वो हो गए मतलब मैनेजमेंट एंड पार्टनर्स ऑफ बड़ी एंटरप्राइजेस, एंड एक तीसरे जिसके लिए ऑडिट हो रहा है मतलब इंटेंडेड यूजर्स, तो ये तीसरे इंटेंडेड यूजर्स हो गए। यहाँ पे सर ऊपर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है बैंकर्स की बात करी गई है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज की बात करी गई है, तो ये थ्री पार्टी रिलेशनशिप में नहीं आते हैं। एंड यहाँ पे ऊपर इनकम टैक्स अथॉरिटीज की बात की गई, ये भी सारे आपके थ्री पार्टीज रिलेशनशिप में नहीं आते, ठीक है। यस सर। अब बोला गया है यहाँ पे ड्राइंग पावर के बारे में पूछा गया। देखो पहले तो क्या बोला इन्होंने कि आपकी कैश क्रेडिट लिमिट जो है वो है 10 लाख रुपए की, तो इसको हम सैंक्शन लिमिट मान लेते हैं कि आपकी सैंक्शन लिमिट जो है वो 10 लाख रुपीज की है। अब क्या हुआ सर, जब आपने क्वार्टर एंडेड, अगर मैं 31 दिसंबर 2024 देखूं तो आपने जो अपना वैल्यू ऑफ स्टॉक्स डिक्लेयर कर रखा है वो 10 लाख रुपए का कर रखा है, लेकिन बैंक उस पर मार्जिन जो काटता है वो 20% का काटता है, तो 10 लाख माइनस 20% करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 8 लाख। दिस 8 लाख इज व्हाट, आवर ड्राइंग पावर। हमारी ड्राइंग पावर जो है वो 8 लाख निकल के आ रही है, एंड हमारी जो सैंक्शन लिमिट है वो 10 लाख है, तो हमारी ड्राइंग पावर कितनी हुई, 8 लाख। हम कितना विड्रॉ कर सकते हैं, 8 लाख। दोनों में से जो भी लोअर हो उतना ही हम विड्रॉ कर सकते हैं, तो 8 लाख ही हम विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि ड्राइंग पावर 8 लाख है और फर्म भी जो है वो 8 लाख तक फंड्स विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स प्रिवेंट नहीं की जाएंगी, डिटेक्ट एंड करेक्ट नहीं की जाएंगी बाय द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल मटीरियल मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट नहीं करेगा। ये कौन सा रिस्क है सर, कंट्रोल नाम है, ये तो देखते ही पता चल रहा है, दिस इज अ कंट्रोल रिस्क, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्या बोला गया है सर, जो ऑडिटर है हमारे XYZ लिमिटेड का, उसने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए कि वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले सके हमारे सारे के सारे ट्रांजैक्शंस में जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंपैक्ट कर रहे हैं। 20 जुलाई तक हमने पूरा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लिया, ठीक है। यस सर। अब हम ऑडिट रिपोर्ट को साइन करने वाले हैं 16 सितंबर 2025 को, लेकिन साइन करने से पहले हमें पता चला एक फायर एक्सीडेंट के बारे में जो कंपनी में 10 अगस्त 2025 को लग गई थी। फिर 16 सितंबर को हम साइन करने वाले थे, उससे पहले ही आपकी एक फायर हो चुकी थी, ठीक है। अब बताइए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। सर यहां पे कंफ्यूज क्या किया जा रहा है, यहां पे कंफ्यूज ये किया जा रहा है कि हम जो आपके सब्सीक्वेंट इवेंट में जो इवेंट्स देखते हैं वो आपके फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट टू द डेट ऑफ साइनिंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट देखते हैं। यहां पे जो डेट ऑफ साइनिंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट है दैट इज 16 सितंबर। 20 जुलाई आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। उन्होंने ऐसे ने कैसे कंफ्यूज करने का सोचा कि अच्छा 20 जुलाई तक आपके सारे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आपने ऑब्टेन कर लिए, मतलब बच्चे इसको सोचेंगे कि दिस इज द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। फिर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद में ये फायर हुई है तो हमें वो बाद वाले प्रोसीजर्स लगाने हैं, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पे जो एक्चुअल डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इज 16 सितंबर, भले ही हमने 20 जुलाई तक सारे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिए थे, ठीक है। यस सर। तो बस सिंपल साहब यहां पे प्रोसीजर्स बताने, प्रोसीजर्स में क्या क्या आएगा। सबसे पहला हम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं ताकि हम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले सके कि सारे के सारे इवेंट्स जो आपके बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो रहे हैं एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनका एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर की जरूरत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया। सही बात है सर, ये प्रोसीजर करते ही हैं। नेक्स्ट, अगर सब्सीक्वेंट इवेंट्स जिनका एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ऐसे इवेंट्स अगर हमें आइडेंटिफाई हुए हैं तो फिर हमें डिटरमाइन करना है कि क्या सब सारे के सारे इवेंट्स को हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट किया कि नहीं किया। सही बात है, ये भी करते हैं हम लोग। हमें एक रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना है मैनेजमेंट से कि सारे के सारे इवेंट्स जो आपके बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनका भी एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, वो सारे के सारे एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर आपने कर दिया है। ये वाला भी हम करते हैं, रिटन रिप्रेजेंटेशन भी लेते हैं, मतलब ये तीनों के तीनों प्रोसीजर्स
हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, जब हम ऑडिट कर रहे हैं संध्या लिमिटेड का जिसका टर्नओवर 200 करोड़ है एंड जिसकी बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक 50 करोड़ है, ऑडिट टीम डिटरमाइन कर रही है। अब ऑडिट टीम क्या कर रही है सर, ऑडिट टीम क्या कर रही है, वो अकाउंटिंग पॉलिसीज देख रही है, मेथड्स, जिन मेथड्स के आप डेट को रिकॉर्ड करते हो वो चेक कर रही है कि क्या वो एप्रोप्रिएट है एंड क्या वो कंसिस्टेंटली अप्लाई हुए हैं कि नहीं हुए। दूसरा, हम वेरीफाई कर रहे हैं लोन के बैलेंसेस को विद रेफरेंस टू सैंक्शन लेटर एंड लोन एग्रीमेंट की। जो लोन का बैलेंस मैंने 1 लाख रुपए लिख रखा है, सपोज 50 लाख है, जितना 50 करोड़ है आपका ये, तो 50 करोड़ का जो लोन का बैलेंस है ये आपके सैंक्शन लेटर और आपके लोन एग्रीमेंट से मैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि 50 करोड़ जितना ही लोन हमने लिया है ना सैंक्शन के नाम पे, लोन एग्रीमेंट के नाम पे, तो अब ये जब हम चेक कर रहे हैं तब हम कौन सा असर्शन चेक कर रहे हैं यहां पे, तो बेसिकली हम वो बैलेंस चेक कर रहे हैं। बैलेंस मतलब अमाउंट चेक कर रहे हैं, अमाउंट मतलब कौन सा असर्शन, वैल्यूएशन। तो यहां पे हम वैल्यूएशन चेक कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस से इसको कंपेयर मत कीजिएगा, एग्जिस्टेंस में कंफ्यूज हो जाएगा। यहां पे हम वैल्यूएशन चेक कर रहे हैं, ठीक है। यस सर, ये थे हमारे सारे आरटीपी के, हमने अभी एमसीक्यूज कर लिया। अब हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करते हैं हमारे आरटीपी के, जो नए क्वेश्चंस आए वो हम करने वाले हैं। तो जनवरी 26 के आरटीपी के नए क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका ऐसे 300 का क्वेश्चन है, पार्ट 1 का है। ये क्या बोल रहा है सर, माइका एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है जिनको स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स बनाया गया है फर्स्ट टाइम एफएफआई 24-25 के लिए। अब ऑडिट शुरू करने से पहले एंगेजमेंट पार्टनर ने कुछ कुछ चीजें कंसिडर करी। सबसे पहला कि भाई इंटीग्रिटी देखी डायरेक्टर्स की, दूसरा इवैल्यूएट किया कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स के, हम एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एंड तीसरा एंगेजमेंट लेटर भेजा ताकि हम मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड कर सकें। अब आपको बताना है ये अबव स्टेज ऑफ ऑडिट प्लानिंग प्रोसेस जो भी हमारे ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर ने कंसिडर किया है। ऑडिट क्या बोला यहाँ पे, स्टेज बताना है, कौन सा स्टेज है ये ऑडिट के प्लानिंग प्रोसेस में। अब प्लानिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं सर, पहले आप प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज करते हो, फिर आप डेवलपमेंट करते हो ऑडिट प्लान का, ये 2 स्टेजेस हमने पढ़ रखे हैं, और फिर लास्ट में आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी, ठीक है। ये 2-3 स्टेजेस हमने पढ़ रखे हैं। यहां पे हम इंटीग्रिटी देख रहे हैं ऐसे 220, यहां पे हम इवैल्यूएट कर रहे हैं एथिकल कंप्लायंस ऐसे 220, यहां पे हम एंगेजमेंट लेटर भेज रहे हैं ऐसे 210। तो ये कौन सा है, याद आ रहा होगा आपको, 2 जगह ऐसे 220 है, 1 जगह ऐसे 210 है, ये प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज की बात कर रहा है। तो यहां पे प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज की बात होगी, और प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट जो तीनों एक्टिविटीज है उनको हम डिस्क्राइब कर देंगे। पहली एक्टिविटी है कि आपको कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप देखनी है, जिसमें आपको इंटीग्रिटी ये सारी चीजें चेक करनी पड़ती है। दूसरे कि आप देखना पड़ेगा कि आप एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। और तीसरा है कि आपको टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, एंगेजमेंट लेटर को भेजना पड़ेगा, ठीक है। ये सही आपका पहला क्वेश्चन था, डिस्क्राइब करना है आपको, कर देंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट आपका पार्ट 1 का क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं ऐसे 505 के अकॉर्डिंग आपको एप्रोप्रिएट टर्म बताना है जो हम बिलो स्टेटमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब बेसिकली आपको डेफिनेशंस दी गई है, आपको किसकी डेफिनेशन दी गई है ये बताना है। सबसे पहला क्या बोल रहा है, ऑडिट एविडेंस जो हमें डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स को मिलता है, किसको मिलता है सर, ऑडिटर को मिलता है। किससे मिलता है, थर्ड पार्टी से मिलता है, पेपर फॉर्म या फिर इलेक्ट्रॉनिक या फिर अदर मीडिया में भी मिल सकता है। ऐसा कौन सा ऑडिट एविडेंस है जो हमें डायरेक्टली मिलता है थर्ड पार्टी से, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो फर्स्ट आपका क्या आ जाएगा सर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। सेकंड, एक रिक्वेस्ट कि कंफर्मिंग पार्टी डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करे ऑडिटर को, इंडिकेटिंग अगर वो कंफर्मिंग पार्टी एग्री करती है तो भी, डिसएग्री करती है तो भी, और जो भी इंफॉर्मेशन हमने रिक्वेस्ट करी उसको प्रोवाइड करते हुए। तो ये कौन सा कंफर्मेशन रिक्वेस्ट हो गया सर, सारे केसेस में रिपोर्ट कर रिक्वेस्ट क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्ड करना है, दैट इज पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। नेक्स्ट, एक रिक्वेस्ट की जो कंफर्मिंग पार्टी है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करेगी ऑडिटर को ओनली इफ द कंफर्मिंग पार्टी डिसएग्री विद द इंफॉर्मेशन। अगर वो डिसएग्री करती है तो ही आप हमें रिस्पॉन्ड करो, मतलब ये नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट, अब कंफर्मिंग पार्टी फेल हो जाती है रिस्पॉन्ड करने के लिए या फिर फुल्ली रिस्पॉन्ड करने के लिए पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को, या फिर एक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट रिटर्न हो जाती है अनडिलीवर्ड, ये क्या है सर, दिस इज एन नॉन रिस्पॉन्स। एंड लास्ट में एक रिस्पॉन्स जो डिफरेंस बताता है बिटवीन द इंफॉर्मेशन जो हमने रिक्वेस्ट करी थी कंफर्म करने के लिए एंड वो जो इंफॉर्मेशन हमारे कंफर्मिंग पार्टी ने प्रोवाइड करी, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो इसको क्या बोलते हैं सर, एक्सेप्शन। ठीक है, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके 580 का क्वेश्चन, पार्ट 1 का ही दिया हुआ है। यहां पे क्या बोला हुआ है सर, यहां पे बोला गया कि यार हमें अपॉइंट किया गया एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। जब हम ऑडिट कंडक्ट कर रहे थे ना तो ऑडिटर पार्टनर ने रिक्वेस्ट किया मैनेजमेंट को कि आप हमें एक रिटन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करिए कि आपने अपनी रिस्पांसिबिलिटी फुलफिल कर ली है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की एज पर एएफआरएफ। अब ये जो मैनेजर है ना, मतलब जो हमारा मैनेजमेंट है, वो बोलता है कि यार देखो सिंस सारे के सारे रिकॉर्ड्स एंड सारे के सारे एविडेंस हमने आपको ऑलरेडी दे दिए तो एक सेपरेट रिटन रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी नहीं है। अब आप इसको एक्सप्लेन करिए, क्या सेपरेट रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना जरूरी नहीं है सर? बिल्कुल जरूरी है, हमें रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ता है अबाउट मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी। तो पूरा का पूरा आंसर यहां पे कॉपी पेस्ट कर देंगे जो भी हमने उस टॉपिक में डिस्कस किया है।
इन द गिवन केस क्या हुआ वो हम बता देंगे। हम बोलेंगे कि ये जो हमारा मैनेजर का व्यू है ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमें मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है सर? आपने भले ही पूरा ऑडिट कर लिया और भले ही पूरे ऑडिट करते टाइम आपने बहुत सारे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिए कि हाँ भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एज पर एएफआरएफ प्रिपेयर किया हुआ है, लेकिन अब वो सारे के सारे एविडेंस जो है वो सफिशिएंट नहीं है तब तक जब तक आप मैनेजमेंट से कंफर्मेशन नहीं लेते कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करी है। जब तक मैनेजमेंट खुद कंफर्मेशन ना दे दे तब तक हम ऐसा नहीं मान सकते कि हमें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है रिगार्डिंग फुलफिलमेंट ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ उस एविडेंस के बेसिस पे जज नहीं कर सकते कि मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करी है कि नहीं करी है। और बाकी फिर यहाँ पे पूरा आपका तामझाम दे रखा है। ये वाला आईसीआई को वैसे नहीं देना चाहिए था आंसर में, लेकिन आईसीआई ने फिर भी दे दिया कि भाई हमें रिकन्फर्म कब कब करना पड़ता है मैनेजमेंट से, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कब कब वापस से एक्नॉलेजमेंट लेना पड़ता है। कब लेना पड़ता है सर? जिन्होंने साइन किया था उनके पास अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, टर्म्स को चेंज किया जा चुका है, टर्म्स प्रिपेयर हुए थे प्रीवियस ईयर में, कोई मैनेजमेंट कोई इंडिकेशन है कि मैनेजमेंट हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मिसअंडरस्टैंड करती है, या फिर सर्कमस्टेंसेज में चेंज आ गया जिसकी वजह से हमें उनको रिकन्फर्म करवाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया हुआ है कि सर आपको ऑडिट में एक खास ध्यान रखना है, आईसीआई का भरोसा नहीं होता, वो कहीं से कोई भी पॉइंट उठा के आपके सजेस्टेड आंसर में चिपका देता है और फिर बोलता है कि देखो सजेस्टेड आंसर में इसके तो मार्क्स होंगे ही होंगे। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि सर उसके उस टॉपिक के रेलेवेंट आपको जितनी भी चीजें पता हो ना वो आप अपने सजेस्टेड आंसर में मतलब अपनी मार्किंग कॉपी में, अपनी सर्टिफाइड कॉपी में लिख के आया करिए, क्योंकि आपको नहीं पता आईसीआई ने वो कोट किया है कि नहीं किया है। ठीक है, जैसे ये वाला टॉपिक यहाँ पे कोट करने का कोई सेंस नहीं बनता था, लेकिन फिर भी आईसीआई ने कोट कर दिया। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके प्रोफेशनल एथिक्स के पार्ट 1 की। यहाँ पे क्या बोला गया है, सीए जतिन एक ऑडिटर है एक्सवाईजी फार्मा का, उसका जो ब्रदर इन लॉ है मतलब उसका जो साला है उसकी पार्टनरशिप फर्म है। अच्छा मतलब हम ऑडिटर हैं अपने ब्रदर की पार्टनरशिप फर्म के, ब्रदर इन लॉ के पार्टनरशिप फर्म के। क्या बता उसकी जो फैमिली रिलेशनशिप है वो उस पर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करती है। तो पता ही था ना भाई, अनड्यूअली इन्फ्लुएंस है उसके प्रोफेशनल जजमेंट पे, जिसके लिए उसको डिफिकल्ट हो रहा है कि वो एक अनबायस्ड ओपिनियन नहीं दे पा रहा है उसके फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। तो ऑब्वियस है सर कि भाई आपके साले की फर्म का अगर आप ऑडिट करोगे तो ऑब्वियसली अनबायस्ड ओपिनियन नहीं दे पाओगे, वरना बीवी घर पे मारेगी। ठीक है, चलिए इन अनदर असाइनमेंट आप टैक्स ऑडिट कर रहे हो एक कंपनी का, और आपको ही बोला गया है कि आप उसके कंपनी के टैक्स रिटर्न भी बनाओ। आप है ना लेटेस्ट प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट चेक ही नहीं करते हो, जिसकी वजह से आपका एक मेजर न्यू डिडक्शन जो है वो कंपनी को नहीं दे पाते हो आप उनके टैक्स रिटर्न्स को प्रिपेयर करते टाइम, जिसकी वजह से कंपनी जो है वो ज्यादा इनकम टैक्स पे कर देती है। दूसरी सिचुएशन ये बोली। तीसरी सिचुएशन क्या है सर, आप जीएसटी रिटर्न्स भी बना रहे हो अपने क्लाइंट के, क्लाइंट ने इंस्ट्रक्ट किया कि भाई आप जानबूझ के सेल्स फिगर को कम दिखाओ ताकि हमारी टैक्स लायबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाए, और आपने वैसा कर दिया। अब आपको आइडेंटिफाई करना है एंड एक्सप्लेन करना है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स जो यहां पे इन्वॉल्व है। थ्रेड्स की बात नहीं हो रही है, प्रिंसिपल्स की बात हो रही है। कौन से प्रिंसिपल्स यहां पे लगेंगे? सबसे पहला क्या है सर, यहां पे सबसे पहला बोला गया कि हम साले की फर्म का ही ऑडिट कर रहे हैं और वहां पे हम अच्छे से अपना क्या बोलते हैं प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। ये वर्ड्स आपको याद आ रहे हैं? आपने कौन सा प्रिंसिपल में पढ़े थे? ऑब्जेक्टिविटी, कि सर आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रखना है, बायसनेस नहीं रखनी है, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए किसी का। ये सारी चीजें हमने ऑब्जेक्टिविटी में पढ़ी थी, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिविटी हैम्पर हो रहा है। दूसरा क्या है सर, आपने लेटेस्ट प्रोविजन के हिसाब से कंपनी को नया डिडक्शन नहीं दिलाया, मतलब आपने जो लेटेस्ट लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल हैं उसके हिसाब से अपना काम नहीं किया है, मतलब आपने अपना काम अच्छे से नहीं किया है। मतलब यहां पे कौन सा लग जाएगा सर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। आपने अपना काम डिलीजेंस के साथ नहीं किया है, एज पर प्रोफेशनल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स नहीं किया है, इसलिए यहां पे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर लग जाएगा। नेक्स्ट, आपने जानबूझ के अपने सेल्स फिगर को गलत दिखाया है। यू आर एसोसिएटेड with a report which is providing false information, और वो भी knowingly you are associated with this report। इसलिए यहां पे कौन सा प्रिंसिपल लग जाएगा, आप झूठ बोल रहे हो, झूठ नहीं बोलना है। ये कहां लिखा हुआ है, इंटीग्रिटी में लिखा हुआ है, तो यहां पे इंटीग्रिटी लग जाएगा। तो ये तीन आपके प्रिंसिपल जो है वो यहां पे लग जाएंगे। पहले केस में क्या है सर, ऑब्जेक्टिविटी को पूरा डिस्क्राइब कर देंगे। दूसरे केस में क्या है सर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर को पूरा डिस्क्राइब कर देंगे। तीसरे केस में क्या है सर, इंटीग्रिटी को पूरा डिस्क्राइब कर लेंगे। ऐसे करके हम यहां पे चलने वाले। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंक ऑडिट का पार्ट 1 का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सर, आप स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिट का ऑडिट कर रहे हो, आपने क्रेडिट फैसिलिटीज देखी जेटी मिल्स की, जिसको डाउटफुल एसेट के अंदर क्लासिफाई किया गया है, D2 कैटेगरी के अंदर डाला गया है इसके पर्टिकुलर क्रेडिट फैसिलिटीज को। अब जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस इसका टर्म लोन अकाउंट में वो 150 लाख का है, ठीक है। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो है वो 100 लाख की है, और ब्रांच ने जो प्रोविजन बना रखा है वो 75 लाख का बना रखा है। आपको बताना है कि ये प्रोविजन सही है कि नहीं है। सर यहाँ पे देखिए D2 की कैटेगरी में सिक्योर्ड पोर्शन पे कितना प्रोविजन बनता है सर,
40%। अनसिक्योर्ड पोर्शन पे कितना बनता है सर 100%। सिक्योर्ड पोर्शन यहाँ पे कितना है 100 लाख, तो इसका 40% मतलब कितना हो गया सर 40 लाख। फिर अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना हो गया 150 माइनस 100 50 हो गया। 50 का अपना कितना होगा 100% कितना होगा सर 50 लाख। तो 50 प्लस 40 कितना हो जाएगा सर 90 लाख। बनाना था कितना 90 लाख, बना है कितना 75 लाख। क्या ब्रांच ने प्रोविजन सही बनाया है गलत बनाया है, यही सेम चीज हमें दिखानी है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में भी है, बस वहां पे D2 की जगह D1 दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको नया क्वेश्चन कंसिडर करके आपको ये वाला क्वेश्चन भी लिखवा दिया। देखिए D2 में आपको 40% और 100% बनाना पड़ता है। यहाँ पे आपका ये अनसिक्योर्ड पोर्शन 50 हो गया, सिक्योर्ड पोर्शन 100 हो गया, तो सिक्योर्ड पोर्शन पे आपका 40% और अनसिक्योर्ड पोर्शन पे आपका 50%, तो ये 90% 90 लाख हो गया। तो आपने जो प्रोविजन बनाया वो प्रॉपर नहीं है, आपको 90 लाख रुपीस का प्रोविजन बनाना है, ठीक है। यस सर। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं हमारे जनवरी 26 के एमटीपीस के साथ। क्या क्या आपके आईसीएआई ने एमटीपीस दिए हैं, ये जो आपके एमसीक्यूज है, इसके साथ साथ हमने आपका एक 35 केस सिनेरियो बुकलेट का भी हमने आपको एमसीक्यूज जो है वो सारे सॉल्व करा दिए हैं, जिसके लिंक आपको नीचे पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। मात्र 2 घंटे में पूरे के पूरे हमने 35 केस सिनेरियो जो है वो कवर किए हैं। चलिए यहाँ पे भी हम सेम चीज करने वाले हैं कि सर आपको जो भी अगर रिक्वायर्ड होगा तो हम केस स्टडी से पढ़ेंगे, वरना हम डायरेक्टली आंसर जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है सर, एज पर एसए 500 कौन सा फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन करता है ऑडिट एविडेंस को। ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन आपसे पूछिए, क्या बात है भाई, क्या बात है। देखो ओनली इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन जनरल लेजर एंड जनरल एंट्रीज, नहीं भाई, ये इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ये हमने पढ़ा हुआ है ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन में, तो ये गलत है। ओनली एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो हमें ट्रेड रिसीवेबल से मिलते हैं, नहीं भाई, सिर्फ ओनली तो नहीं होगा। ओनली वर्कशीट, स्प्रेडशीट्स, कॉस्ट एलोकेशन, कंप्यूटेशन, नहीं भाई, सारी की सारी चीजें इसमें कवर होती है। तो इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर यूज करता है अपने कंक्लूजन पे अराइव होने के लिए, इंक्लूडिंग बोथ द इंफॉर्मेशन कंटेन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इंफॉर्मेशन, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये आपके ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन है। नेक्स्ट, एक सिनेरियो में आपका कौन सा फॉलोइंग आइटम्स को आप इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर क्लासिफाई करोगे। मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन, दो चीज होती है ना, दो चीज आपको पता है क्या क्या होती है, एक होती है इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड दूसरा अदर इंफॉर्मेशन दैट ऑथेंटिकेट्स द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी चीज इसके अंदर आएगी एंड इसमें से कौन सी चीज इसके अंदर आएगी। वाह भाई, क्या क्वेश्चन बनाया भाई आईसी ने। देखो मिनट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ मीटिंग, नहीं भाई, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का पार्ट नहीं है। रिटर्न कंफर्मेशन नहीं है। डॉक्यूमेंटेड इंटरनल कंट्रोल मैनुअल नहीं है। तो क्या है सर, सप्लायर इनवॉइसेस एंड जनरल लेजर, दिस इज पार्ट ऑफ योर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। यस सर। अब अदर इंफॉर्मेशन जो ऑथेंटिकेट करती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड को, सबसे पहला क्या है, कंपनी के जनरल एंट्रीज, ऑब्वियसली अकाउंटिंग रिकॉर्ड का पार्ट है। दूसरा आप वर्कशीट्स देख रहे हो, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए ये भी पार्ट है। नेक्स्ट आप कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जामिन कर रहे हो, परचेजेस के लिए ये भी पार्ट है। तो क्या पार्ट नहीं है सर, रिटर्न कंफर्मेशन ले रहे हो मेजर ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए, ये आपके अदर इंफॉर्मेशन का पार्ट माना जाएगा। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। यस सर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना रहा है ऐसे। अब ये क्या बोल रहे हैं सर, अगर मैनेजमेंट ने रिक्वेस्ट किया ऑडिटर को कि भाई आप है ना कंफर्मेशन मत लीजिए ओवरसीज कस्टमर से, तो बताइए हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। मतलब मैनेजमेंट हमें मना कर रहा है रिटर्न कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेने से, तो फिर हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। सबसे पहला हमें एक्सेप्ट करना है रिक्वेस्ट विदाउट फर्दर कंसिडरेशन, नहीं भाई हम ऐसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। हमें रिक्वेस्ट रिफ्यूज करना है रिक्वेस्ट को और क्वालिफाई कर देना है रिपोर्ट को इमीडिएटली, ऐसा भी नहीं करना भाई रुक जाओ अभी क्वालिफाई मत करो। आपको कंफर्मेशन ओनली फॉर डोमेस्टिक कस्टमर्स ले लो, नहीं भाई ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इवैल्यूएट करना है कि क्या कोई वैलिड ग्राउंड एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करना है। ऑडिटर को रिकंसिडर करना पड़ेगा एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, इंक्लूडिंग उसको प्लान्ड रिलायंस ऑन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस को भी रिकंसिडर करना पड़ेगा कि क्या हम मैनेजमेंट के रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे रिलाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि सर कौन सा फॉलोइंग वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा डायरेक्टर के फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस को एग्जामिन करने के लिए। अब यहां पे आप देखना, हमें चेक क्या करना है, हमें क्या चेक करना है, डायरेक्टर के फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस। इसमें हमारा मेन कंसर्न क्या होगा कि क्या ये जो डायरेक्टर के फॉरेन ट्रैवल के एक्सपेंसेस थे ये एंटिटी के एक्सपेंसेस थे या फिर उसके खुद के पर्सनल खर्चे थे जो उसने अपने बिजनेस में दिखा दिए, हमारे कंपनी में दिखा दिए। तो हमें यहाँ पे मेनली अकरेंस चेक करना पड़ेगा कि क्या ये अकर हुए थे एंड क्या ये एंटिटी को परटेन करते हैं कि नहीं करते हैं। एंटिटी के खर्चे होने चाहिए तभी आपके डायरेक्टर के फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस जो है वो हमारी कंपनी में दिखने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको आंसर देखिए, सबसे पहला ऑडिटर को वेरीफाई करना है कि क्या ये एक्सपेंडिचर क्वालिफाई करता है एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नहीं सर, क्वालिफाई तो ऑब्वियसली कर ही रहा होगा, मतलब ये भी चेक करना ही है, लेकिन यहां पे हमें कौन सी स्पेसिफिक चीज चेक करनी है ये हमें सिलेक्ट करना है। ये भी हमें चेक करना ही होता है, ठीक है, लेकिन यहां पे वो चीज से हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो एंटिटी का खर्चा था कि नहीं था। दूसरी चीज, ऑडिटर को वेरीफाई करना है कि क्या एक्सपेंडिचर आपके करंट ऑडिट पीरियड से रिलेट करता है, ये भी हमें पता नहीं चल पाएगा कि एंटिटी का खर्चा था कि नहीं था।
ऑडिटर को वेरीफाई करना है कि क्या ये एक्सपेंडिचर वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है क्या, ये भी पता नहीं चल पाएगा कि एंटिटी का खर्चा था कि नहीं था। तो किससे पता चलेगा कि एंटिटी का खर्चा था कि नहीं था? सर ऑडिटर को वेरीफाई करना है कि सारे के सारे बिल्स जो भी फॉरेन ट्रैवल वाले हैं वो कंपनी के नाम पे होने चाहिए, एंड जो ट्रैवल इन्होंने किया है वो बिजनेस के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घूमने चले गए, बिजनेस की कोई मीटिंग थी वहां पे जाके इसलिए ट्रैवल किया था, तो ही हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्सपेंस को हमारे कंपनी के बुक्स में दिखाएंगे। ठीक है, यस सर। चेक तो हमें ये सारी चीजें भी करनी थी, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें चेक करनी थी वो ये वाली थी कि भाई हमारे एंटिटी का खर्चा होना चाहिए, उसका पर्सनल खर्चा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि सर आपका जो डिपार्टमेंट है वो 10 लाख रुपए स्पेंड कर रहा है डेकोरेशंस एंड गिफ्ट्स में। अब बताइए कि हमारा यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी बीच हुआ है। प्रोप्राइटरी मतलब क्या बोलता है सर, हमें ना प्रूडेंस, हमें ना क्या बोलते हैं, एकदम उस पैसों को ऐसे खर्च करना चाहिए कि हमारे खुद के पैसे हैं, ऐसा हमें बोला जाता है। जब भी आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हो तो आपको ऐसे ही खर्च करना है कि आपके खुद के पैसे हैं, ऐसा नहीं कि भाई किसी पब्लिक से उठा के डाल दिए कहीं पे भी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है सर, 10 लाख हमने खर्च किया है सिर्फ डेकोरेशन ऑफ गिफ्ट करने से, डेकोरेशन देने में, गिफ्ट देने में आपने 10 लाख रुपए खर्च कर दिया। बताइए कौन सा यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी को हमने बीच किया है। पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है, जो एक्सपेंडिचर है वो हमने कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कम्युनिटी को नहीं देना चाहिए। क्या हमने पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कम्युनिटी को दिया है? नहीं सर। दूसरा क्या, एक्सपेंडिचर जो है वो आपके खुद के एडवांटेज के लिए होना चाहिए। क्या खुद के एडवांटेज के लिए? नहीं सर, ये तो हमने लोगों में बांटा है। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर जो है वो ऑथोराइज नहीं है अंडर एनी रूल। क्या ये ऑथोराइज नहीं, ऐसा कहीं लिखा है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा है। तो यहां पे क्या है, एक्सपेंडिचर इज मोर देन द ओकेशन डिमांड्स। भाई इतना ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं थी, आपको डेकोरेशन एंड गिफ्ट करना था वो 1 लाख में भी हो जाता, इतना ज्यादा खर्चा आपको सिर्फ इधर करने की जरूरत नहीं थी। तो यहां पे आपका जो एक्सपेंडिचर है वो आपका ओकेशन जितना चाहिए उससे ज्यादा आपने एक्सपेंडिचर कर दिया। दिस प्रिंसिपल इज ब्रीच्ड। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, जो चीफ इंजीनियर है वो आपका सैंक्शन करता है एक रिपेयर वर्क, एक रिपेयर वर्क को उसने मंजूरी दे दी जो 12 लाख रुपए का था, लेकिन वो रिपेयर होना किसका था सर, आप उसके खुद के पर्सनल रेसिडेंशियल क्वार्टर्स का, और वो डिपार्टमेंट के फंड्स को यूज कर रहा है अपने पर्सनल फायदे के लिए। अब बताइए यहां पे कौन सा प्रोप्राइटी का प्रिंसिपल बीच हुआ है। सबसे पहला, एक्सपेंडिचर आपके रिकॉग्नाइज पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं है सर, पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, उसको ही बोला गया ऑथराइज करने के लिए, वही ऑथराइज कर रहा है। नेक्स्ट आपका प्रॉफिट टू रेसिपिएंट्स, इसमें कोई प्रॉफिट हो रहा है क्या चीफ इंजीनियर को? नहीं सर, प्रॉफिट तो नहीं हो रहा, उसका बस खर्चा बच रहा है, तो प्रॉफिट नहीं मानेंगे इसको। एक्सपेंडिचर जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है सर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पूरा है यहाँ पे, इसने तो पूरा अच्छे से सैंक्शन किया है। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल ब्रीच हुआ है सर, उसने अपने जो पावर्स हैं उसको पर्सनल एडवांटेज के लिए एक्सरसाइज कर लिया। उसने बोला कि मेरे पास पावर है एक्सपेंडिचर को सैंक्शन करने की, तो मैं यहाँ पे 12 लाख रुपए का सैंक्शन करता हूँ मेरे खुद के घर को रेनोवेट करने के लिए। तो ये आपने खुद के एडवांटेज के लिए एक्सरसाइज कर लिया पावर को, इसलिए ये वाला प्रिंसिपल को ब्रीच माना जाएगा। ठीक है, यस सर। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे ये वाला जो पर्टिकुलर एमटीपी है इसमें आपके एमसीक्यूज भी अच्छे हैं और जो क्वेश्चंस बनाया ऐसे ने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वो भी बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि सर आपने लग्जरी ऑफिस फर्नीचर परचेज कर लिया जब आपका एग्जिस्टिंग फर्नीचर जो है वो यूजेबल कंडीशन में था। अब बताइए यहां पे क्या एक्सरसाइज नहीं किया है आपने। सबसे पहला, रेगुलरिटी ऑडिट कंप्लायंस। रेगुलरिटी का मतलब क्या होता है कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से करना है, यहां पे तो हमने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही ऑफिस फर्नीचर परचेज किया होगा। दूसरी चीज, कंट्रोल रखना है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे, यहां पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हमें मिल ही जाएगा। डिसिप्लिनरी कंट्रोल रखना है सबऑर्डिनेट्स पे, यहां पे कोई सबऑर्डिनेट्स की बात ही नहीं हो रही, हमने खुद ही परचेज किया है। तो यहां पे क्या एक्सरसाइज नहीं किया सर हमने यहाँ पे प्रूडेंस एक्सरसाइज नहीं किया। पब्लिक मनी को स्पेंड करने में जो बचत वाला जो दिमाग हमें लगाना है ना, लोगों का पैसा खर्चने से पहले जो बचत वाला दिमाग हमें लगाना है, वो बचत वाला दिमाग हमने यहाँ पे नहीं लगाया है। ठीक है, जब हम लग्जरी ऑफिस फर्नीचर परचेज कर रहे हैं जबकि हमारे पास ऑलरेडी ऑफिस फर्नीचर है। ठीक है, यस से इधर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि आपने 3 लाख खर्चा है कम्युनिटी के वेलफेयर डोनेशंस पे, जो आप एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी को कर रहे हो जहां पे आपके खुद के ऑफिशियल्स रहते हैं, मतलब खुद के ऑफिशियल जहां रहते हैं उस प्राइवेट सोसाइटी पे आप 3 लाख रुपए खर्च कर रहे हो। अब बताइए यहां पे कौन सा आपने प्रोप्राइटी वायलेट किया है। सबसे पहला कि भाई आपको रेगुलेटरी ऑडिट के अंदर सैंक्शन नहीं है। नहीं सर, ये तो सैंक्शन है, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही दे रहे होंगे। ये आप लिमिट ब्रीच करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के। नहीं सर, ये कोई लिमिट भी ब्रीच नहीं कर रहा है। इंटरनल कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंटेशन है। तो यहाँ पे किसका ब्रीच हुआ है सर, आप बेनिफिट करवा रहे हो एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ कम्युनिटी का जिसमें कोई पॉलिसी की बैकिंग भी नहीं है। एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ कम्युनिटी का मतलब इन प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी का बेनिफिट करा रहे हो पब्लिक के फंड से, तो वो अलाउड नहीं है। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट्स द कांसेप्ट ऑफ ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क का कांसेप्ट कौन सा इलस्ट्रेट बढ़िया तरीके से करता है। ऑडिट रिस्क आपको पता है सर, इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। सबसे पहला क्या है सर, रिस्क की मैनेजमेंट जो है वो इंटेंशनली बुक करेगा फेक एक्सपेंसेस को, दिस इज नॉट एन ऑडिट रिस्क। एक रिस्क की ऑडिटर इनकरेक्टली क्लासिफाई करेगा एक्सपेंस को एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये भी ऑडिट रिस्क नहीं है। रिस्क जो
कॉम्पिटिटर है वो ग्रेट पॉइंट को स्यू करेगा पेटेंट इंफ्रिंजमेंट के लिए, जिससे हमारा अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, ये हमारा ऑडिट रिस्क नहीं है। तो ऑडिट रिस्क क्या है सर? एक रिस्क कि हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे जब हमारे एंटिटी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो मटीरियली मिसस्टेटेड है ड्यू टू इम्प्रॉपरली रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एंड कैपिटलाइज एक्सपेंसेस। तो ये हमारा क्या है? सही मायने में ऑडिट रिस्क है। ठीक है, यस। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि एक रिस्क है जो अराइज हो रहा है कि सीईओ एंड सीएफओ का जो परफॉर्मेंस बोनस है वो आपके प्रॉफिट से लिंक्ड है। बेसिकली हमारा जो हम सीईओ है, हम सीएफओ है, तो हमारा जो परफॉर्मेंस बोनस है वो प्रॉफिट से लिंक कर दिया गया है कि प्रॉफिट जितना बढ़ेगा उतना हमारा बोनस बढ़ेगा। अब ये जो आपका केस है इससे एक रिस्क अराइज होता है। इससे क्या रिस्क अराइज हो रहा है सर? कि इन दोनों पे क्या आएगा सर? प्रेशर आएगा प्रॉफिट को बढ़ाने का, प्रॉफिट को ज्यादा दिखाने का, ओवरस्टेट करने का। 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो उसको 20 लाख दिखा दो, ऐसा इन पे प्रेशर आएगा। जिससे क्या हो सकता है सर? जिससे एक चीज और हो सकती है कि हमने जो डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर किया होगा, सपोज इंटरनल एसेट, इंटेंजिबल एसेट को हम डेवलप कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट में हमने एक्सपेंडिचर खर्चा किया होगा उसको हम ज्यादा दिखाएंगे, उसको हम कैपिटलाइज कर देंगे। कैपिटलाइज क्यों करेंगे सर? अगर हम उसको एक्सपेंस में लेके जाएंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, लेकिन इनका प्रॉफिट कम होगा तो इनका बोनस भी कम होगा। तो इनके पास ये इंसेंटिव है कि ये जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है जिसको आइडियली हमें रेवेन्यू में लेके जाना चाहिए, इसको ये लोग कैपिटलाइज कर रहे हैं, रेवेन्यू में नहीं लेके जा रहे हैं। अब बताइए ये कौन से रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का एग्जांपल है? ये कौन से लेवल का रिस्क बनता है? अब यहां पे क्या दिया हुआ है सर? असर्शन लेवल फॉर इंटेंजिबल एसेट्स अकाउंट बैलेंस। आपको लगेगा हाँ सर ये तो सही बात है ना, इंटेंजिबल एसेट्स के अकाउंट बैलेंस में यहां पे असर्शन लेवल पे ही तो रिस्क है कि हमारा जो इंटेंजिबल एसेट हमने यहां पे रिकॉग्नाइज किया होगा, सपोज हमने यहां पे कैपिटलाइज किया डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को, जो नहीं होना चाहिए था, मतलब इंटेंजिबल एसेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यही तो हमारा क्या है? रिस्क हुआ ना सर। तो यहां पे असर्शन लेवल आना चाहिए। या फिर दूसरा, ठीक है चलो ये आपका सबसे ज्यादा हो सकता है, बाकी तो टाइम पास है कि कंट्रोल एनवायरमेंट लेवल पे रिस्क है, फिर डिटेक्शन रिस्क है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेन चीज यहां पे आप भूलोगे ना, ये तो इन्होंने सिर्फ एग्जांपल पे दिया, ऐसा और भी तो जगह हो सकता है ना, क्योंकि रिस्क क्या है कि भाई इनको प्रॉफिट बढ़ाना है। अब प्रॉफिट बढ़ाने के लिए सिर्फ ये इन्वेंट्री पे ही ध्यान देंगे क्या? सिर्फ इन्वेंट्री का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज करेंगे क्या? नहीं सर, इनके पास और भी रास्ते हो सकते हैं, और भी रास्ते हो सकते हैं एक्सपेंसेस को कम दिखाने के, प्रॉफिट को बड़ा दिखाने के। तो ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क है, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क है, क्योंकि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहां पे गड़बड़ हो सकते हैं इस पर्टिकुलर रिस्क की वजह से। ठीक है, यस सर, आई होप आपको समझ गया होगा। यहां पे सिर्फ एग्जांपल देने के लिए आपको समझाया था, इसीलिए आपको लगेगा कि एक्सर्शन लेवल है, बट दिस इज ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि आपने ना डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को, जो इनटेंजिबल एसेट का है, मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको आपने क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, इंस्टेड आपको उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालना चाहिए था, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लासिफाई कर दिया। अब बताइए कौन सा एग्जांपल ऑफ मिस स्टेटमेंट में आएगा? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है सर, आप यहाँ पे आपको सारी चीजें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। लास्ट में लिखा है कि आप एक आइटम को चार्ज कर रहे हो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का रेवेन्यू में, या फिर वाइस वर्सा, रेवेन्यू का कैपिटल में कर रहे हो, कैपिटल का रेवेन्यू में कर रहे हो। इस पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ मिस स्टेटमेंट में ये पर्टिकुलर केस आ जाएगा। ठीक है, यस सर, डायरेक्टली दिख रहा है यहां पे तो लिखा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं सर? सीए मीना स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ गोल लिमिटेड की। अब यहां पे हमें क्या करना है सर? थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस को आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन से यहां पे थ्रेट है। चलिए, सीए मीना क्या है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर ग्लो लिमिटेड की। उसका जो हस्बैंड है उसने रिसेंटली ज्वाइन किया है कंपनी को एज अ सीएफओ। मैं हूं स्टैट्यूटरी ऑडिटर, मेरा ये हस्बैंड कंपनी को ज्वाइन कर रहा है एज अ सीएफओ, डायरेक्टर ऑफिसर। ओ भाई साहब, तो यहां पे कौन सा थ्रेट लगेगा सर? यहां पे मेरा फैमिलियरिटी थ्रेट लगेगा। मेरी फैमिली जैसा है, मेरी फैमिली का ही बंदा बैठा है सामने, तो यहां पे फैमिलियरिटी थ्रेट लग जाएगा, पहली चीज ये। दूसरी चीज, सीए मीना का अनड्यू डिपेंडेंस है प्रोफेशनल फीस पे जो भी उसको कंपनी से मिलती है, तो यहां पे कौन सा थ्रेट लगेगा सर? मेरा अनड्यू डिपेंडेंस है, तो मेरा यहां पे सेल्फ इंटरेस्ट है कि मैं ये ऑडिट को ना खोऊं, वरना मेरी फीस बहुत चली जाएगी, बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन हट जाएगा मेरी फीस का, इसलिए यहां पे सेल्फ इंटरेस्ट है। तीसरा, वो हम यहां पे इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं ग्रो लिमिटेड को। अब इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज अगर आपको याद नहीं भी हो तो मैं आपको याद दिला देता हूं, दिस इज पार्ट ऑफ योर सेक्शन 144 सर्विसेज। सेक्शन 144 के सर्विसेज अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं और अगर हम खुद ही ऑडिट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एंटिटी का, तो वहां पे सेल्फ रिव्यू थ्रेट लगता है। तो यहां पे तीन थ्रेट लग जाएंगे। कौन कौन से 3 थ्रेट लगेंगे सर? फैमिलियरिटी, सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब हम ऑडिट प्लान कर रहे हैं XYZ लिमिटेड का, तो जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसने रियलाइज किया कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूएशन इश्यूज जो है वो अराइज हो सकते हैं। प्लानिंग करते टाइम में पता चल गया कि भाई बहुत सारे कॉम्प्लेक्स वैल्यूएशन के इश्यूज जो है वो अराइज हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली एक वैल्यूएशन एक्सपर्ट को हमने पहले ही एंगेज कर लिया हमारे ऑडिट प्रोसेस में, ताकि वो हमारे टीम को सपोर्ट कर सके। अब बताइए कौन सा बेनिफिट ऑफ ऑडिट प्लानिंग को यहां पे दिखाया जा रहा है? क्या क्वेश्चन पूछा है ना भाई आईसीए ने एमसीक्यूज में इस बार, वो बेनिफिट्स नहीं पूछ रहा, बेनिफिट में कौन सा पर्टिकुलर बेनिफिट यहां पे
एप्लीकेबल रहेगा वो पूछ रहा है भाई आईसीआई। क्या खतरनाक क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ पे देखिए पहला कि भाई आपको बेनिफिट्स दिए हुए, आप बताइए कौन सा बेनिफिट यहाँ पे एप्लीकेबल है कि आप ऑडिटर को हेल्प कर रही है ऑर्गेनाइज एंड मैनेज करने में ऑडिट को इफेक्टिवली। मोस्ट अप्रोप्रिएट बोला है, ये भी हो रहा है यहाँ पे, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है। आप ऑडिटर को हेल्प कर रहे हो आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व करने के लिए पोटेंशियल बेसिस को टाइमली, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को टाइमली बेसिस पे नहीं। फैसिलिटेट कर रहे हो डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ द ऑडिट टीम नहीं। तो यहाँ पे क्या लग रहा है सर, आप असिस्ट कर रहे हो कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन, जो भी अदर्स कोऑर्डिनेशन मतलब जो अदर्स काम करते हैं जैसे कि एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं उसका कोऑर्डिनेशन करने में हमें हेल्प करता है प्लानिंग। ये वाला पर्टिकुलर बेनिफिट यहां पे डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। ठीक है, यस सर। लास्ट एमसीक्यू हमारा एमटीपी1 का, ये क्या बोल रहा है सर, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ फैन प्राइवेट लिमिटेड एक ऑडिटर ने पाया कि भाई कंपनी ने ना डिफॉल्ट किया अपने लोन रिपेमेंट्स में और वो क्रेडिटर्स को भी पे नहीं कर पा रही। अब ऑडिटर के पास डाउट है कि भाई गोइंग कंसर्न स्टेटस ऑफ द कंपनी सही है कि नहीं है, मटीरियल अनसर्टेनिटी हो सकती है। मैनेजमेंट रिफ्यूज कर रही है कि हम कोई असेसमेंट करेंगे ही नहीं। अब बताइए ऑडिटर भी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ले पा रहा है रिगार्डिंग द मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब बताइए इसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए। अगर हम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ले पा रहे हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए सर, हमें या तो क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू करना चाहिए। तो वही चीज यहां पे लिखी गई है। बाकी ऑप्शंस क्या है सर, आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू कर दो क्योंकि हम फ्यूचर इवेंट्स प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसा गलत है। हम कोई इंपैक्ट ही नहीं लेंगे क्योंकि मैनेजमेंट रिस्पांसिबल असेसमेंट के लिए भी गलत है। हम इसको सिर्फ की ऑडिट मैटर्स में बताएंगे, ये भी गलत है। ठीक है, यस सर। ये था हमारा एमटीपी नंबर 1। अब हम बात करते हैं आपके एमटीपी नंबर 2 के सारे एमसीक्यूज की। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे सबसे पहले एमसीक्यू एमटीपी नंबर 2 जनवरी 26 में। ये क्या बोल रहा है सर, ऑडिटर कंपेयर कर रहा है सैलरी एक्सपेंस जो आपने करंट ईयर में किया है उसको प्रीवियस 2 सालों के साथ कंपेयर किया जा रहा है और हमें लग रहा है कि यहाँ पे 43% का इंक्रीज हुआ है। अब बताइए यहाँ पे हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं। आपके सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर तो कर ही रहे क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं करंट ईयर को प्रीवियस ईयर में साथ। अब सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर में कौन सा टेक्निक फॉलो कर रहे हैं सर, जब हम करंट ईयर को कंपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर के साथ तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड एनालिसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस आ जाएगा। नेक्स्ट, डिस्पाइट एक छोटा सा इंक्रीज हुआ है आपके एम्प्लॉइज में, सैलरी एक्सपेंस जो है आपका सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है। बताइए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इस अनयूजुअल ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के बाद। हमारे यहां पे पिछले साल से हमारे थोड़े नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़े हैं लेकिन हमारा सैलरी एक्सपेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब बताइए हमें क्या करना चाहिए। हमें कंक्लूड करना चाहिए कि जो इंक्रीज है वो जस्टिफाइड है, बिल्कुल गलत है। हमें इग्नोर करना चाहिए क्योंकि यहां पे पार्ट ओवर टाइम आवर्स भी इंक्रीज हो चुके हैं, ये भी गलत है। हमें रिड्यूस करना चाहिए ऑडिट के वर्क को क्योंकि ट्रेंड एनालिसिस सफिशिएंट एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है, ये भी गलत है। सफिशिएंट एविडेंस मिल ही नहीं रहा है तो यहां पे क्या करना चाहिए सर, हमें फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करना चाहिए इस कॉज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ठीक है, यस सर। ये बोला सर कौन सी फॉलोइंग सिचुएशंस स्ट्रांगली इंडिकेट करती है एक रिस्क ऑफ फिक्टिशियस एम्प्लॉइज की। यहां पे फिक्टिशियस एम्प्लॉइज हो सकते हैं, फेक एम्प्लॉइज हो सकते हैं जो हमारे कंपनी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, उन एम्प्लॉइज का भी यहां पे खर्चा लिखा हुआ हो सकता है। अब बताइए मतलब जो एम्प्लॉइज रजिस्टर्ड है उनका खर्चा, जो मतलब जो एम्प्लॉइज रजिस्टर्ड है वो फेक एम्प्लॉइज है बेसिकली। अब ये रिस्क कहां पे कौन सी सिचुएशन में बढ़ा हुआ है ये हमें बताना पड़ेगा बेस्ड ऑन ट्रेंड एनालिसिस रिजल्ट। सबसे पहला ओवर टाइम आवर्स स्लाइटली इंक्रीज हो गए हैं तो फिर उससे हमें पता नहीं चलता कि फेक एम्प्लॉइज है। यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया 5% तो फेक एम्प्लॉइज थोड़ी होंगे भाई, रियल एम्प्लॉइज होंगे ना। न्यू एचआर मैनेजर आया ज्वाइन ड्यूरिंग देयर तो ऐसा थोड़ी है फेक एम्प्लॉइज लेके आएगा नया एचआर मैनेजर, तो ये भी सही नहीं है। सैलरी एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो गया है हमारे इंप्लॉय काउंट से ज्यादा, इंप्लॉय काउंट से ज्यादा भी सैलरी एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, मतलब यहाँ पे फेक एम्प्लॉइज के एक्सपेंसेस भी बुक किए जा रहे हैं तभी सैलरी एक्सपेंस बढ़ गया है, इसलिए ये आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट चीज, कौन सी सिचुएशन बेस्ट टेस्ट करती है अकरेंस असर्शन को एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। कौन सा असर्शन टेस्ट करना है सर, अकरेंस कि क्या ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एक्चुअली में हुए थे एंड क्या ये एंटिटी के एम्प्लॉय है या फिर नहीं है। पहली चीज क्या है सर, इंश्योर करना सारे के सारे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया गया है, दिस इज कंप्लीटनेस, दिस इज नॉट अकरेंस। नेक्स्ट, आप अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करो पेरोल कैलकुलेशन की, दिस इज एक्यूरेसी वाला हमारा असर्शन, दिस इज नॉट अकरेंस। नेक्स्ट, आप वेरीफाई करोगे सारे के सारे एम्प्लॉय बेनिफिट जो प्रेजेंट किए गए हैं करेक्ट हेडिंग के अंदर, मतलब ये क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है, अकरेंस की बात नहीं कर रहा। तो अकरेंस के लिए कौन सा आएगा सर, आप मैच कर रहे हो पेरोल एक्सपेंसेस को पर्सनल रिकॉर्ड्स के साथ ताकि कंफर्म करने के लिए कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन को हमने पे नहीं किया है, जिनको भी पे किया है वो ऑथराइज पर्सन ही थे, तो दिस इज एन अकरेंस वाला टेस्टिंग। ठीक है, यस सर। यहां पे हमें टेस्टिंग करनी है अब कंप्लीटनेस की। कंप्लीटनेस की कैसे टेस्टिंग करेंगे सर, सबसे पहला क्या है, कंफर्म करना कोई भी अनऑथराइज एम्प्लॉयज को सैलरी पेमेंट्स नहीं गया हो, दिस इज अकरेंस। ठीक है, नेक्स्ट, इंश्योर करना हर एक रिकॉर्डेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो है वो जेन्युइन
जेन्युइन एम्प्लॉय से रिलेट करता है और एक वैलिड ट्रांजैक्शन है, ये भी अकरेंस में आएगा। इंश्योर करना कि सैलरी एक्सपेंस जो है वो करेक्टली क्लासिफाई किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, दिस इज क्लासिफिकेशन। और लास्ट में इंश्योर करना कि जो भी हमारे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे पर्सनल के लिए हमने अकाउंट कर लिए हैं, दिस इज कंप्लीटनेस। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट आपका एक बढ़िया सा क्वेश्चन आया लीज के लिए, एक नया क्वेश्चन आईसीए ने बढ़िया से बनाया, ये कभी टच नहीं करता, बहुत पुराना टाइम में आईसीए ने लीज वाला टच किया था आपके ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज में से, अब जाके आईसीए ने लीज वाला वापस से टच किया, एक बढ़िया सा क्वेश्चन बनाया। देखिए कौन सा ऑडिट प्रोसीजर कंफर्म करता है कि क्या ये जो आपकी लीजिंग कंपनी है वो लीगली परमिटेड है कि नहीं है लीज करने के लिए ऑफ टेक्सटाइल मशीनरी। लीगली परमिटेड पूछा है कि यहां पे मैं एक लीजिंग कंपनी हूं, क्या मैं लीज कर भी सकती हूं कि नहीं कर सकती हूं, लीगली परमिटेड हूं कि नहीं हूं, ये चेक करने के लिए हम कौन सा प्रोसीजर करेंगे। क्या सर हम यहां पे लीज प्रपोजल फॉर्म देखेंगे? नहीं सर, लीज प्रपोजल फॉर्म से ये थोड़ी पता चलेगा कि वो लीगली परमिटेड है कि नहीं है, लीज एग्रीमेंट से भी पता नहीं चलेगा वो लीगली परमिटेड है कि नहीं है, इंश्योरेंस पॉलिसी से भी पता नहीं चलेगा, तो किससे पता चलेगा सर? हम उस एंटिटी का ऑब्जेक्ट क्लॉज देखेंगे, जो एमओए एओ में होता है ना, एमओए में होता है आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज की सारे इस कंपनी का ऑब्जेक्ट्स क्या है, इस कंपनी के अगर ऑब्जेक्ट्स में लिखा है कि वो लीज करेगी तो फिर यहां पे हमें पता चलेगा कि हाँ इट इज लीगली परमिटेड। अगर उस कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा है तो फिर ये इलीगल हो जाएगा, फिर आप नहीं कर सकते, जो भी चीज आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं है वो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट चीज, कौन सा मिसिंग डॉक्यूमेंट इस लीज फाइल में क्रिएट करता है एक ऑडिट इश्यू जो आपके वेदर ऑडिटर ने अपना डिलीवरी एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है गुड ऑर्डर में। मतलब ऑडिटर, मतलब सॉरी ऑडिटर नहीं, लेसी की बात हो रही है, लेसी जिसको हम लीज कर रहे हैं, जिस जो वो एसेट जो है वो लीज पे ले रहा है, तो लेसी को वो गुड्स मिले कि नहीं मिले, ये हमें कौन सा डॉक्यूमेंट दिखाता है, आप तो इतना ध्यान रख लो। कौन से डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि वो जो लेसी को गुड्स जो है वो मिल गए हैं और वो भी सही ऑर्डर में मिल गए, मतलब सही सलामत उनको गुड्स जो है वो रिसीव हो गए हैं लेसी को, ये कैसे पता चलेगा? इनवॉइस से पता चलता है? नहीं सर। बोर्ड रिजोल्यूशन से पता चलता है? नहीं सर। लीज प्रपोजल फॉर्म से पता चलता है? नहीं सर। तो किससे पता चलता है? जो एक्सेप्टेंस लेटर आता है हमें लेसी से, उससे पता चलता है कि हाँ भाई लेसी ने वो एसेट को एक्सेप्ट कर लिया है, उसको वो एसेट की डिलीवरी मिल चुकी है। ठीक है, यस सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया आईसीए ने। नेक्स्ट, कौन सा प्रोसीजर ऑडिटर परफॉर्म करेगा इवैल्यूएट करने के लिए कि क्या लेसी एबिलिटी भी है कि नहीं है उसके पास लीज कमिटमेंट्स को मीट करने की, मतलब लेसी के पास इतने पेमेंट भी है कि नहीं है, सॉरी इतना पैसा भी है कि नहीं है हमारे लीज पेमेंट्स को देने के लिए, ये कौन सा प्रोसीजर इंश्योर करता है? सबसे पहला, इनवॉइस रिटेन सेफली, इनवॉइस रिटेन हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, आपके कॉपीज ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑब्टेन कर ली, इससे कोई पता नहीं चल रहा, आपका एग्रीमेंट जो है वो आपके सबलेटिंग को प्रोहिबिट करेगा, इससे भी पता नहीं चलता। तो पता किससे चलता है सर? वेरीफाई करना कि क्या एक प्रोसीजर एग्जिस्ट करता है जिससे हम क्रेडिट एनालिसिस करते हैं लेसी का। क्रेडिट एनालिसिस मतलब क्या कि भाई कितना उसके पास पैसा है, क्रेडिट एनालिसिस में होता क्या है भाई उसके पास कितना पैसा है, क्या वो पैसा हमारा रिटर्न कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो इस वेरिफिकेशन प्रोसीजर में हम ये चीज को इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट चीज, एक फैक्ट्स के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्रोल्ड एफिशिएंसी ऑडिटर को रिपोर्ट करनी चाहिए जो मिसिंग है आपके लीजिंग कंपनी के रिकॉर्ड्स में? लीजिंग कंपनी में कौन सी कंट्रोल्ड एफिशिएंसी है, बेसिकली यहां पे ये पूछा गया है। अभी इनवॉइस मशीन नॉट रिटर्न, ये सारी चीजें वैसे तो कंट्रोल्ड एफिशिएंसी है, लेकिन यहां पे इस पर्टिकुलर केस में ये सारी चीजें सही हुई है। मतलब यहां पे क्या लिखा है? इनवॉइस फॉर द मशीन इज नॉट रिटन। यहां पे आप देखेंगे कहा गया सर इनवॉइस ऑफ द मशीन इज फाइल्ड विद द लीज होल्डर, फाइल्ड इन द लीज होल्डर, मतलब हमने उसको रिटेन कर लिया, मतलब बेसिकली यहां पे तो मना किया लेकिन ऊपर हुआ है। देखिए बोर्ड रेजोल्यूशन जो है वो एब्सेंट है, लेकिन यहां पे आप देखेंगे बोर्ड रेजोल्यूशन इज इंक्लूडेड। नेक्स्ट क्या है सर? लीज एग्रीमेंट जो है वो आपके इक्विपमेंट एंड लोकेशन को डिस्क्राइब नहीं करती, लेकिन यहां पे लीज एग्रीमेंट जो है वो इक्विपमेंट एंड लोकेशन को डिस्क्राइब नहीं कर रही। लेकिन एक चीज है, जो आपके कॉपीज है इंश्योरेंस पॉलिसी की वो हमने ऑब्टेन नहीं कर रही है, और वही चीज आपके यहां पे भी हुई है कि हमने जो आपकी कॉपी इंश्योरेंस पॉलिसी की वो आपके लेसर्स के रिकॉर्ड में नहीं मिली है। सो दिस इज योर एक्चुअल कंट्रोल डेफिशिएंसी जो आपके इस पर्टिकुलर केस में हुई है। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 की। क्या बोल रहा है सर? ऑडिटर ने नोटिस किया कि एक 35% का इंक्रीज हुआ है आपके रॉ मटेरियल की वैल्यू में, और आपका जो प्रोडक्शन था उसमें तो सिर्फ 12% का इंक्रीज आया। अब बताइए यहाँ पे हम कौन सा ऑडिट प्रोसीजर कर रहे हैं? एक चीज को दूसरी चीज से साथ कंपेयर कर रहे हैं, मतलब अब यहाँ पे सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कर रहे हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी नहीं है, इंक्वायरी भी नहीं है, टेस्ट ऑफ डिटेल भी नहीं है। आपको कमेंट में लिख के बताना है कि यहां पे हम कौन सा पर्टिकुलर टेक्निक फॉलो कर रहे हैं हमारे सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर का। जो भी बढ़िया सही बता देगा तो उसके कमेंट को मैं लाइक कर दूंगा, हार्ट दे दूंगा, ताकि सब लोग समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेक्निक है। यहां पे सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर तो है ही, लेकिन उसके अंदर भी टेक्निक्स होते हैं ना, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, आपका ट्रेंड एनालिसिस, रीजनेबलनेस टेस्ट, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है, रेशियो एनालिसिस। तो यहां पे पर्टिकुलर कौन सा टेक्निक लग रहा है वो आपको बताना पड़ेगा नीचे कमेंट सेक्शन में, देखते हैं किसको पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट से बोल रहे हैं कि सर आपका अनऑथराइज्ड
एक्सेस दिख रहा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में, प्रोडक्शन सुपरवाइजर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का अनऑथराइज एक्सेस कर रहे हैं। बताइए यहां पे कौन सा रिस्क है सर? हमें यहां पे कंट्रोल लगा के रखना था, सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही एक्सेस कर पाए हमारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम को। अब अगर अनऑथराइज पर्सन भी एक्सेस कर पा रहे हैं तो यहां पे क्या है सर? कंट्रोल रिस्क है, कंट्रोल सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट आपने एक विजुअल डायग्राम बनाया है जिसमें आप मटेरियल रिक्विजिशंस एंड बारकोड बेस्ड इश्यूएंस को प्रेजेंट कर रहे हो। अब कौन सा इंटरनल कंट्रोल का इवैल्यूएशन यहां पे आप फॉलो कर रहे हो? इंटरनल कंट्रोल का इवैल्यूएशन अलग अलग मेथड से, उसमें आप कौन सा विजुअल डायग्राम आप प्रेजेंट कर रहे हो? विजुअल डायग्राम मतलब कौन सा मेथड है सर? फ्लो चार्ट। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट देखिए, एक न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है सीए रिया जो हैंडलिंग कर रही है असाइनमेंट की, जहां पे कोई स्पेसिफिक एथिकल रूल प्रिस्क्राइब नहीं है, मतलब कोई रूल नहीं है यहां पे, हम जिस असाइनमेंट का ऑडिट कर रहे हैं वहां पे कोई रूल प्रिस्क्राइब नहीं है किसी एक पर्टिकुलर अनयूजुअल ट्रांजैक्शन के लिए। उसने इस सिचुएशन को इवैल्यूएट किया है बेस्ड ऑन आवर नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज, ताकि वो एक मोस्ट एथिकल कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर सके, इवन दो यहां पे कोई डिटेल्ड रूल नहीं है। अब बताइए यहां पे रिया कौन सा फॉलो अप्रोच कर रही है, कौन सा अप्रोच फॉलो कर रही है? जहां पे रूल नहीं है वहां पे हम अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने नॉलेज एंड स्किल्स के साथ काम कर रहे हैं। तो यहां पे कौन सा अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं सर? रूल बेस्ड अप्रोच नहीं सर, यहां पे हम प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। यहां पे हम स्पिरिट ऑफ एथिक्स को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। अच्छा क्वेश्चन ये वाला भी जो आईसी ने बनाया है। नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है सर? ये बोल रहा है कि सर हम पे ना आरोप लगे हुए कि हमने जो ऑडिट किया है वो बहुत गलत तरीके से किया है, और हमने सामने वाले को दिखा दिया कि देखो भाई हमने एक डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम बना रखा है जिसमें हमने जब जो चेंजेस चाहिए थे वो सारे चेंजेस किए और बहुत अच्छे से हमने डिटेल में ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर किया था। इसका मतलब हमने जो ऑडिट किया है वो बहुत बढ़िया तरीके से किया है, ऐसा हमने प्रूव कर दिया। अब बताइए जो अबव सिचुएशन है, कौन सा द फॉलोइंग एक्सप्लेन करता है कि क्यों ये डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम जो हमारे इस ऑडिटर ने बनाया है वो हमें डिफेंड करता है कोई भी आरोप जो हम पे लगते हैं रिगार्डिंग द नेग्लिजेंस। मतलब हम पे कोई भी अगर आरोप लगा रहा है कि हमने बेदरकारी के साथ काम किया है, हमने नेग्लिजेंस के साथ काम किया है, तो हम डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम को एज अ डिफेंड यूज कर सकते हैं, उससे कवच बना सकते हैं कि भाई हमने जो अपना ऑडिट था वो बहुत बढ़िया तरीके से किया था। अब बताइए इसमें से कौन सा फॉलोइंग हमें हेल्प करता है ऑडिट प्रोग्राम को एज अ डिफेंड यूज करने के लिए? सबसे पहला ऑडिट प्रोग्राम जो है वो ऑडिटर को अलाउ करता है सारे टाइप्स ऑफ फ्रॉड एंड एरर को डिटेक्ट करने के लिए। नहीं सर, ऐसा थोड़ी है, सारे के सारे फ्रॉड एंड एरर को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते एज एन ऑडिटर। दूसरी चीज, जो एग्जिस्टेंस है ऑडिट प्रोग्राम का वो गारंटी करता है कि कोई भी मिस्टेक नहीं होगी ऑडिट स्टाफ के द्वारा। ये भी गलत है भाई, ऑडिट स्टाफ है, ह्यूमन है, कोई भी मिस्टेक कर सकता है। ऑडिट प्रोग्राम शिफ्ट कर देता है एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट के ऊपर। ऐसा भी हमने कहीं नहीं पढ़ा कि ऑडिट प्रोग्राम बना दिया मतलब क्लाइंट की ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। तो सर यहाँ पे कौन सी पर्टिकुलर चीज आ जाएगी, कौन सा एडवांटेज आ जाएगा कि अगर आपने एक प्रॉपर्ली ड्रॉन अप ऑडिट प्रोग्राम बनाया है तो एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपके पास रह जाता है कि ऑडिटर ने जो ऑडिट प्रोसीजर्स है उसको प्लान किया है, उसको एग्जीक्यूट किया है रीजनेबल स्किल के साथ, केयर के साथ, एंड देयर बाय उसको डिफेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट चार्जेस ऑफ नेग्लिजेंस के। अगर आपको कोई बोले कि आपने अच्छा काम नहीं किया तो आप ऑडिट प्रोग्राम दिखा के बता सकते हो कि हमने तो भाई बहुत अच्छा काम किया था। तो ये पर्टिकुलर जो है ये आपको हेल्प करता है एज अ डिफेंड कि भाई आपने जो काम किया है वो बहुत बढ़िया तरीके से किया है, नेग्लिजेंस के साथ नहीं किया है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? हम ऑडिट कर रहे हैं जेकेएल इंडस्ट्रीज का, ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया सर्टेन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, यस सर। ये बोल रहे सर सीनियर मैनेजमेंट ने ये सारे इश्यूज को एक्नॉलेज तो कर लिया, लेकिन बोला कि आप बस ओरल ब्रीफिंग दे दीजिए, उसको लिख के देने की आपको जरूरत नहीं है, आप बस ओरली बता दीजिए क्या क्या आपको सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज मिली है। लेकिन ऑडिटर बोलता है कि नहीं भाई मुझे तो एप्रोप्रिएट मेथड और टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताना पड़ेगा। मतलब आप बताइए कौन सा एप्रोप्रिएट मेथड है, क्या टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए हमारे इस पर्टिकुलर केस में जब हम सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो सर जब हम कम्युनिकेट करते हैं सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी को तो पहली चीज ओरली नहीं कर सकते, राइटिंग में करनी है। दूसरी चीज टीसीडब्ल्यूजी को करनी है, एंड कौन कितने टाइम में करनी है सर? टाइमली बेसिस पे करनी है। ऐसा कोई टाइम आपको प्रिस्क्राइब नहीं है सही से, बस बोला गया तो टाइमली बेसिस पे ये जो आपको रिपोर्टिंग करनी है, कम्युनिकेशन करना है वो करना है। ठीक है, यस सर। ये थे आपके सारे के सारे हमारे एमसीक्यूज। अब हम बात करते हैं आपके जनवरी 26 के एमटीपी की। क्या बोल रहा है सर ये जनवरी 26 के एमटीपी में जो भी नए क्वेश्चन है वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला ये बोल रहे सर पार्ट 2 का, ये मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस जहां पे भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो है वो डिपार्ट कर सकता है उन स्पेसिफिक प्रोसीजर्स से जो आपके स्टैंडर्ड्स में दी गई है, एंड आपको डॉक्यूमेंटेशन बताना पड़ेगा, उसको रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन बताना पड़ेगा। भाई ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब भी अगर कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर आपके स्टैंडर्ड्स में दिया गया है वो इनइफेक्टिव होने वाला है एक पर्टिकुलर एंगेजमेंट में, तो फिर आप उसको डिपार्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उस केस में आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या करना पड़ेगा सर कि कैसे अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स आपने परफॉर्म किए थे जो आपके पर्पस को अचीव कर रहे हैं,
क्या रीजन था आपके डिपार्चर करने का। फर्दर आपको इस डिपार्चर को एंड उसके रीजन पे आपका अटेंशन ड्रॉ करना पड़ेगा यूजर्स का कि देखो भाई ये वाला डिपार्चर हमने किया है हमने स्टैंडर्ड से और इसका रीजन ये है, ठीक है। यस सर, लेकिन एक बात ध्यान दे देना, सिर्फ डिस्क्लोजर करने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो खत्म नहीं हो जाती अपने एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करने के लिए, ठीक है। यस सर, ये वाली लाइन को आप काट भी सकते हैं, आईसीए ने खुद ही मेंशन कर दी थी, लेकिन यहां पे कोई सीए राहुल का मेंशन ही नहीं है, फिर भी सीए रुशिल का मेंशन नहीं, फिर भी आईसीए ने मेंशन कर दी थी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पार्ट 1 का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है सर, आपको स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनाया गया है। प्रिलिमिनरी डिस्कशन के टाइम आपने ऑब्जर्व किया कि कंपनी जो है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो प्रिस्क्राइब्ड एफआरएफ के अकॉर्डिंग बनाती है, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो आपको एक फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट नहीं देना चाहती उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रिगार्डिंग। मैनेजमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैनेजमेंट बोल रही है कि यार मैं आपको लिख के नहीं दूंगी कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसको फुलफिल कर रही हूं, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की, नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल्स को रखने की, आपके अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करने के रिकॉर्ड्स ऑफ पर्सनल की, ये मैनेजमेंट मुझे लिख के नहीं दे रही कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करेगी। दूसरी चीज, मैनेजमेंट वापस से मुझे ये बोलती है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स तो मैं आपको सिर्फ रिक्वेस्ट बेसिस पे ही प्रोवाइड करूंगी, अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट करोगे तो ही मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, मैं सामने से आपको प्रोवाइड नहीं करने वाली। एंड तीसरी चीज ये बोलती है कि अगर आपको किसी स्टाफ का इंटरव्यू लेना है, किसी से क्वेश्चन पूछना है, तो आपको प्रायर अप्रूवल हमसे रहना पड़ेगा। पहले आप प्रायर अप्रूवल लोगे, उसके बाद ही हम स्टाफ का इंटरव्यू आपको देंगे, मतलब स्टाफ से बातचीत करने देंगे। अब बेस्ड ऑन ऐसे 210 आप बताइए यहाँ पे क्या प्री कंडीशन फॉर ऑडिट प्रेजेंट है कि नहीं है, अगर नहीं है तो फिर सीएजी को कैसे प्रोसीड करना चाहिए। सर हमने क्या पढ़ा हुआ है प्री कंडीशन फॉर ऑडिट में, हमने कितनी बार ये प्री कंडीशन फॉर ऑडिट पढ़ा हुआ है। हमने ये बोला हुआ है कि सर हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा क्या एफआरएफ एक्सेप्टेबल है या फिर नहीं है, एंड मैनेजमेंट से एग्रीमेंट लेना पड़ेगा कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड करता है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एफआरएफ के अकॉर्डिंग बनाने की, इंटरनल कंट्रोल को सही से रखने की, एंड ऑडिटर को प्रोवाइड करना सारी के सारी इंफॉर्मेशन का एक्सेस, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी ऑडिटर मानेगा, एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करना है, अनरिस्ट्रिक्टेड। अब सिंस मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्नॉलेज नहीं कर रही है और हमें रेस्ट्रिक्ट कर रही है इंफॉर्मेशन और पर्सनल को एक्सेस करने के लिए, तो फिर यहां पे प्री कंडीशन फॉर ऑडिट प्रेजेंट नहीं है, और जहां पे भी प्री कंडीशन फॉर ऑडिट प्रेजेंट नहीं होते हैं तो हमें वहां पे एंगेजमेंट को डिस्क्लाइन कर देना चाहिए, अनलेस मैनेजमेंट जो है अपने सारे के सारे ऑब्लिगेशंस को मानने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। हमें यहां पे क्या करना है सर, इस एंगेजमेंट को डिक्लाइन कर देना है, रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट ऐसे 265 पार्ट 2 वाला ही क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव बताना है आपके डेफिशिएंसीज से रिलेटेड, मतलब ऐसे 265 के अकॉर्डिंग आपको उसका ऑब्जेक्टिव बताना है। क्या है ऐसे 265 का दूसरा, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिशिएंसीज को कम्युनिकेट करने की इन द इंटरनल कंट्रोल टू द टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट। यही सेम चीज हमने ऊपर भी पढ़ी थी, मतलब ऊपर मतलब एमसीक्यूज में पढ़ी थी। क्या है सर ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव, जो भी आप एसेज में पढ़ते हो ना वही आपके ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है। आप ये मान लीजिए अगर आपको ऑब्जेक्टिव ना भी याद आ रहा हो तो क्या बोलते हैं सर, ऐसे 265 में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि आप सही से टीसीडब्ल्यूजी को बता दो डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल के बारे में जो भी आपने आइडेंटिफाई करी है। आप प्रोफेशनल जजमेंट यूज करो ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि क्या कोई डेफिशिएंसी इतनी सफिशिएंटली इंपॉर्टेंट है कि उसको हमें मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के अटेंशन में लाना पड़ेगा। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है बस, ठीक है। यस सर। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हमें टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा, हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा हमारे ऑडिट वर्क के बेसिस पे कि क्या कोई डेफिशिएंसी हमने आइडेंटिफाई करी है कि नहीं करी। अगर कोई डेफिशिएंसी हमने आइडेंटिफाई करी है तो डिटरमाइन करना पड़ेगा कि क्या ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या फिर नहीं है। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है तो हमें उसको राइटिंग में कम्युनिकेट करना पड़ेगा टू द टीसीडब्ल्यूजी ऑन अ टाइमली बेसिस। उसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। कम्युनिकेशन में क्या क्या देना है सर, डिस्क्रिप्शन देना है, एक्सप्लेनेशन देना है हमारे पोटेंशियल इफेक्ट का, उसका पोटेंशियल इफेक्ट कितना हो सकता है, एंड लास्ट में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन देना है ताकि टीसीडब्ल्यूजी हमारे कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन को समझ पाए, ठीक है। यस, ये तीन चीजें हमें बतानी होती है जब भी हम डेफिशिएंसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारे लेटर ऑफ वीकनेस में बतानी पड़ती है, ठीक है। यस सर। ऐसे 500 की बात करते हैं, अभी पार्ट 2 का क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला गया, सबसे पहला हमें एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट ऑफ रेलेवेंस ऑफ ऑडिट। रेलेवेंस का मतलब क्या होता है वो मुझे एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम वो एक्सप्लेन करते हैं। रेलेवेंस का मतलब क्या होता है कि क्या ये जो पर्टिकुलर ऑडिट एविडेंस है ये मेरे पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर से लिंक्ड है या फिर नहीं है। मेरा पर्पस है यहाँ पे कंप्लीटनेस चेक करना और मैं कोई और ऑडिट प्रोसीजर लगा के कुछ और ही चेक करने वाला हूं, तो मतलब ये जो ऑडिट एविडेंस मुझे मिलेगा ये मेरे पर्पस से रेलेवेंट नहीं है। तो रेलेवेंस का मतलब क्या होता है, लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए बिटवीन द ऑडिट प्रोसीजर एंड जो असर्शन आप टेस्ट कर रहे हो, ठीक है। जो असर्शन आप टेस्ट कर रहे हो एंड जो आपका ऑडिट प्रोसीजर है, इन दोनों के बीच में एक लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। इन द गिवन केस क्या हो रहा है, हम यहां पे रिकॉर्डेड अकाउंट्स पेएबल को टेस्ट कर रहे हैं।
अब अगर जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड अकाउंट पेबल है उसको अगर हम टेस्ट कर रहे हैं, उस पे अगर हम प्रोसीजर्स कर रहे हैं, तो फिर हमें उसमें ओवर स्टेटमेंट के तो बारे में पता चल जाएगा। ओवर स्टेटमेंट मतलब क्या? अकरेंस, कि वो है भी नहीं है, एग्जिस्टेंस मतलब सॉरी, यहाँ पे अकाउंट्स पेबल है तो यहाँ पे बैलेंसेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस की बात होगी, तो एग्जिस्टेंस के तो बारे में पता चल जाएगा, ओवर स्टेटमेंट के बारे में तो पता चल जाएगा, लेकिन उसके बारे लेकिन अंडर स्टेटमेंट के बारे में हमें पता नहीं चलेगा, कंप्लीटनेस के बारे में पता नहीं चलेगा, अगर हम सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड अकाउंट्स पेबल को देखेंगे तो। ठीक है, यस। अगर आपको अंडरस्टेटमेंट के बारे में पता लगाना है पेबल्स की, तो फिर आपको प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे कि आपको सब्सीक्वेंट डिसबर्समेंट एग्जामिन करने पड़ेंगे, अनपेड इनवॉइसेस देखनी पड़ेंगे, सप्लायर्स के स्टेटमेंट देखने पड़ेंगे, आपको रिसीविंग रिपोर्ट्स को देखने पड़ेगा, वो सारे ज्यादा रेलेवेंट है। इसलिए डायरेक्शन एंड पर्पस ऑफ टेस्टिंग जो है वह आपके रेलेवेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस को अफेक्ट करता है, कि आपका डायरेक्शन क्या है, आपका पर्पस क्या है टेस्ट करने का, उस पर डिसाइड होता है कि आपका ये ऑडिट एविडेंस रेलेवेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, यस सर। अब बताना है कि स्टेट हमें कंसिडर करना है, हमें बताना है कि क्यों ऑडिटर जो है वो बोथ रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी को कंसिडर करता है जब भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन प्रेजेंट करना हो। रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी कहां से आते हैं सर? एप्रोप्रिएटनेस से। एप्रोप्रिएटनेस में दो चीज होती है, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। अगर रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी है तो हम बोलेंगे कि ये जो ऑडिट एविडेंस है हमारे लिए एप्रोप्रिएट है। हमें यह बताना है कि हम ये रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी को ही क्यों कंसिडर करते हैं, दोनों को क्यों कंसिडर करते हैं, ये चीज हमें बतानी है। तो देखो भाई, ऑडिटर को दोनों कंसिडर करना पड़ता है, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, क्योंकि जो क्वालिटी होती है ऑडिट एविडेंस की वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एप्रोप्रिएटनेस क्या होता है सर? क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, इसलिए क्वालिटी इन पे डिपेंड करती है, इसलिए हमें दोनों को कंसिडर करना पड़ता है। अब रेलेवेंस क्या इंश्योर करता है कि भाई हमारा जो एविडेंस है वो लॉजिकली हमारे असर्शन से रिलेट करे, एंड रिलायबिलिटी जो है हमारे डिपेंड करती है सोर्स, नेचर एंड सर्कमस्टेंसेस जिससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है। अब अगर कोई एविडेंस रेलेवेंट एंड रिलायबल है तभी वो हमें एक बेसिस प्रोवाइड कर सकता है हमारे ओपिनियन के ट्रू एंड फेयरनेस को जानने के लिए, इसलिए हमें रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस चाहिए होता है। टाइम पास साइंस लिखा है इन्होंने। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 510 में क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 है, मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको उन मैटर्स को एक्सप्लेन करना है जो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे आपके नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स को, जो आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करने के लिए। मतलब ओपनिंग एंड बैलेंसेस को वेरीफाई करने के लिए जो मैं प्रोसीजर्स करूंगा उसका क्या नेचर होना चाहिए, क्या एक्सटेंट होना चाहिए, ये मैं कौन से फैक्टर्स के बेसिस पे डिसाइड करूंगा? ये वाले फैक्टर्स के बेसिस पे। कौन से मैटर्स है सर? सबसे पहला अकाउंटिंग पॉलिसी क्या फॉलो हो रही है, क्या नेचर ऑफ अकाउंट बैलेंसेस है, अकाउंट मतलब एसीपीडी क्या है, नेचर ऑफ एसीपीडी एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, सिग्निफिकेंस कितना है ओपनिंग बैलेंसेस का हमारे करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, एंड लास्ट में क्या प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड थे, एंड क्या ऑडिटेड थे तो फिर क्या प्रेडिसेसर ऑडिटर का ओपिनियन मॉडिफाइड था या फिर नहीं था। ठीक है, यस। यहां पे क्या हुआ है सर? इन द पर्टिकुलर केस ऊपर क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पे सिग्निफिकेंट इन्वेंटरी एंड रिसीवेबल है आपके ओपनिंग बैलेंसेस में, अलॉन्ग विद प्रायर ईयर के ऑडिट में क्वालिफिकेशन था, क्योंकि जो रिसीवेबल था वो मतलब इंक्रीज हो गया, मतलब बेसिकली प्रायर ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्वालिफिकेशन था आपके रिसीवेबल पे। ठीक है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहां पे रिस्क बढ़ जाता है ओपनिंग बैलेंसेस का, क्योंकि एक तो पहले बात तो सिग्निफिकेंट थे एंड वहां पे क्वालिफिकेशन भी था। देयरफॉर ये फैक्टर्स हमें रिक्वायर करेंगे कि एज अ न्यू स्टैट्यूटरी ऑडिटर हमें ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंसिव एंड केयरफुली फोकस्ड ऑडिट प्रोसीजर्स करने चाहिए। नेचर एंड एक्सटेंट कैसा होना चाहिए सर? एक्सटेंट कैसा होना चाहिए? ज्यादा एक्सटेंसिव होना चाहिए। नेचर कैसा होना चाहिए? केयरफुली फोकस्ड ऑडिट प्रोसीजर करना चाहिए, ताकि हम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले पाए हमारे करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके ऐसे 520 की, ये पार्ट 1 का है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है सर वंडर होम्स प्राइवेट लिमिटेड एक ओन करता है कमर्शियल बिल्डिंग को जो सेवरल अपार्टमेंट्स में डिवाइड है, जिनको हमने रेंट पे दे रखा है। ठीक है, एक बिल्डिंग है जिसके अलग अलग फ्लैट्स है जिनको हमने रेंट पे दे रखा है। अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट हम ऑडिट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी का, तो ऑडिटर ने डिसाइड किया कि वो एक सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाएगा, वेरीफाई करेगा रेंटल इनकम को, इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग डिटेल्ड चेकिंग ऑफ इंडिविजुअल रेंट एग्रीमेंट। हम इंडिविजुअल रेंट एग्रीमेंट को डिटेल चेक नहीं करेंगे, हम तो एक सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। अब ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर प्रेडिक्ट करता है टोटल रेंटल इनकम। कैसे प्रेडिक्ट करता है सर? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स कितने हैं, मंथली रेंटल रेट कितना है एंड एवरेज वैकेंसी रेट कितना है, इसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पे टोटल रेंटल इनकम। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? आपको एक्सप्लेन करना है कि ये जो ऑडिटर का अप्रोच है ना कि वो टोटल रेंटल इनकम को ऐसे वेरीफाई करेगा, ये जो अप्रोच है ये रिप्रेजेंट करता है यूज ऑफ सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इसको हम सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर ही क्यों बोलते हैं, ऐसा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो पहले सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर को एक्सप्लेन करो क्या होता है, फिर हम यहां पे उसको इस केस से रिलेट करके बताएंगे कि देखो भाई इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है, इसलिए सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर है। दूसरी चीज आपको स्टेट करना पड़ेगा वो सर्कमस्टेंसेस जहां पे भी सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स ज्यादा एप्लीकेबल होते हैं। ऑल्सो डिस्कस करना पड़ेगा कि कैसे एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो है वो आपको परसुएसिव ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं इस केसेस में।
तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर देते हैं, यूज ऑफ सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर का आंसर देंगे। सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब क्या होता है सर? जब हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स को सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स में यूज करते हैं तो उसे हम सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर बोलते हैं। सर एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब क्या होता है कि जब हम इवैल्यूएशन करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, कैसे इवैल्यूएशन कर रहे हैं सर? एक प्लॉजिबल लॉजिकल रिलेशनशिप्स को एनालिसिस करके। अब ये रिलेशनशिप किसके बीच में हो सकता है? फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच में हो सकता है। अब ये जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स है, ये आप इसमें आप इन्वेस्टिगेशन भी करते हो, कोई अगर आइडेंटिफाई कोई फ्लक्चुएशन आपको मिल गया या फिर कोई रिलेशनशिप मिल गई जो इनकंसिस्टेंट है अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के साथ, या फिर कोई आपका डिफर करता है सिग्निफिकेंट वैल्यू, सिग्निफिकेंट अमाउंट से अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो फिर हम उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वो भी आपके एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर ही इंक्लूड होता है। ये मैंने पूरी डेफिनेशन दे दी आपके एनालिटिकल प्रोसीजर की। इन द गिवन केस क्या हुआ वो मैंने आपको बता दिया कि इन द गिवन केस में हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, हम उसको कंपेयर कर रहे हैं रेंटल इनकम के साथ। ये जो अप्रोच है ये एक लॉजिकल रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट करता है। लॉजिकल रिलेशनशिप यहाँ पे किन के बीच में? एक तो आपका जो रेंटल इनकम जिसको हम इवैल्यूएट कर रहे हैं दैट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड प्रॉपर्टी की डिटेल्स की। सर प्रॉपर्टी में आपका नंबर ऑफ अपार्टमेंट क्या है, मंथली रेंटल रेट क्या है, एवरेज वैकेंसी रेट क्या है, दिस इज नॉन फाइनेंशियल डेटा एंड इसलिए यहाँ पे सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर का यूज हुआ है। जैसे हम सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर में फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा का यूज करते हैं, यहाँ पे भी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा का यूज हुआ है, इसलिए इसको हम सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर बोल रहे हैं। ऐसा इन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब अगर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिलता है बिटवीन द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल एनुअल रेट, तो एक्चुअल रेंट इनकम, तो फिर ऑडिटर को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा इसका रीजन फॉर वेरिएशन, जिसमें आप एरर्स भी हो सकते हैं, कुछ अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन भी हो सकता है कुछ इनकरेक्ट रेट्स हमने अप्लाई कर दी हो। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स का। सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कहां पे ज्यादा एप्लीकेबल होते हैं सर? जहां पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस है जिनको प्रेडिक्ट किया जा सकता है ओवर टाइम, वहां पे हम सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर जो है वो ज्यादा यूजफुल होते हैं। इन दिस केस रेंटल इनकम है जो कंसिस्टेंट रहती है, प्रेडिक्टेबल रहती है, इसलिए यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो है वो यूजफुल एंड एफिशिएंट माना जाएगा। एनालिटिकल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व जहां पे आप प्रेडिक्शन करने वाले हो रेंटल इनकम का, अपार्टमेंट्स, रेंटल रेट्स, नंबर ऑफ अपार्टमेंट, ये सारी चीजें देख के वहां पे आप ज्यादा परसुएसिव एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हो और वहां पे फर्दर वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। टेस्ट ऑफ डिटेल्स करके फर्दर वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे परसुएसिव एविडेंस हमें मिल सकता है अगर हम सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर भी करें तो। ठीक है, यस सर, क्योंकि ये टोटल रेंटल इनकम की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके ऐसे 550 में, यह पार्ट 2 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहां पे बोल रहा है कि सर इंक्वायरी करनी है ऑडिटर को ताकि मैनेजमेंट की, ताकि हाँ एंड एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं रिलेटेड पार्टी से। मतलब हमें क्या इंक्वायरीज करनी है मैनेजमेंट से रिलेटेड पार्टीज की, एंड क्या एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स करने रिलेटेड पार्टी के लिए, वो आप हमें बता दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सर इंक्वायरी क्या क्या करनी है मैनेजमेंट की। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। हमें पहले आइडेंटिटी बतानी है, आपके आइडेंटिटी पूछनी है एंटिटी के रिलेटेड पार्टी की, कोई चेंजेस हुआ है तो वो बता दो। नेचर ऑफ रिलेशनशिप पूछनी बिटवीन एंटिटी एंड रिलेटेड पार्टीज, एंड हमें देखना पड़ेगा कि क्या आपने कोई ट्रांजैक्शन में एंटर किया है क्या रिलेटेड पार्टीज के, ये हम उनसे पूछ लेंगे। अब हमें इंक्वायरी करने के बाद हमें अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं ताकि हम अंडरस्टैंडिंग ले सके कंट्रोल्स की एंड आइडेंटिफाई कर सके मैनेजमेंट ने क्या एस्टैब्लिश किया है, क्या क्या एस्टैब्लिश करना है हमें, मतलब बेसिकली क्या अदर एडिशनल प्रोसीजर्स करने हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है और डिस्क्लोज करना है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन को इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। दूसरा ऑथराइज एंड अप्रूव किया है क्या सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आपके रिलेटेड पार्टी के साथ, ऑथराइज एंड अप्रूव है क्या सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जो है वो। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके ऐसे 560 की क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 का आंसर क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है सर? ये बोल रहा है सर XYZ लिमिटेड ने फाइनलाइज कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपके 31 मार्च 2025 के लिए। ठीक है, ऑडिट अभी भी चल रहा है एंड ऑडिटर का जो रिपोर्ट है वो जुलाई 2025 में आने का संभावना है। अब देखिए क्या हुआ, 10 अप्रैल को एक मेजर डेटर जो कंपनी का है वो डिक्लेयर इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब अब वो इंसॉल्वेंट बन गया 10 अप्रैल को। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट जाने से पहले 10 अप्रैल को ही एक डेटर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया एंड कंपनी ने रियलाइज कर दिया, मतलब कंपनी को पैसा मिल गया, जो भी उसको डेटा से पैसा मिलना था, पता चल गया कंपनी को कि भाई वो जो डेटा से हमें पैसा मिलना है वो हमें नहीं मिलने वाला, नॉट रिकवरेबल है। इन द मंथ ऑफ मई 2025 कंपनी को मैनेजमेंट ने एक डिस्कशन किया है पॉसिबल मर्जर का विद अनदर कंपनी, मतलब एक अनदर कंपनी के साथ पॉसिबल मर्जर का डिस्कशन शुरू हुआ है। अभी मर्जर हुआ नहीं है, सिर्फ डिस्कशन शुरू हुआ है कि हाँ भाई हो सकता है कि यहाँ पे मर्जर हो जाए। ऑडिटर अंडरस्टैंड करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो इन इवेंट से अफेक्ट हो सकते हैं जो आपके आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हुए हैं। 2 इवेंट हुए, एक तो डेटर की इंसॉल्वेंसी हुई है और एक पॉसिबल मर्जर का डिस्कशन शुरू हुआ है। अब ऑडिटर्स ऑफ XYZ लिमिटेड कंसीडर करते हैं एफआरएफ को, कि एफआरएफ जो है वो 2 टाइप्स ऑफ इवेंट्स को रेफर करता है। ठीक है, एक तो आपके जो इवेंट्स एग्जिस्ट करते हैं बैलेंस शीट डेट पे, और एक जो इवेंट्स जिनका कंडीशन आपका अराइज होता है आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि आप इनको कैसे क्लासिफाई करेंगे और इनको कैसे डील करने वाले हैं इन सब्सिक्वेंट इवेंट्स के साथ। मतलब 2 सब्सिक्वेंट इवेंट है यहाँ पे, डायरेक्टर का इंसॉल्वेंसी हुआ है, इधर ध्यान दीजिए, डायरेक्टर का इंसॉल्वेंसी हुआ है, एंड दूसरी चीज यहाँ पे हम पॉसिबल मर्जर
डिस्क्लोजर के बारे में डिस्कशन शुरू हुआ है। अब बताइए इसको हम कैसे डिस्क्लोज करेंगे, सब्सिक्वेंट इवेंट्स को कहां कहां क्लासिफाई करेंगे। तो पहले हम बता देंगे, देखो भाई एफआरएफ के हिसाब से आपके दो टाइप के इवेंट्स होते हैं, एक वो जो एविडेंस प्रोवाइड करते हैं उन कंडीशन का जो एग्जिस्ट करती है एट द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और दूसरा वो एविडेंस प्रोवाइड करते हैं आपके उन कंडीशन का जो अराइज हुई आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर मैं बात करूं आपके क्या बोलते हैं, हमें ये चेक करना पड़ता है बेसिकली, हमें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना पड़ता है कि वो जो भी इवेंट्स आपके अकर हो रहे हैं बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जिसका एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर की जरूरत है, वो हमने आइडेंटिफाई किए हैं। एंड इसके बाद में हमें कोई भी एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं करना है जिनका हमने सेटिस्फैक्टरी कंक्लूजन निकल गया, जिसका भी सेटिस्फैक्टरी कंक्लूजन निकल गया उसके लिए हमें एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करना। पहला सिचुएशन क्या था सर, यहाँ पे इंसॉल्वेंसी हुई है मेजर डिक्टेटर की, जो आपका आफ्टर 31 मार्च 2025 हुआ है, जो हमें वो एविडेंस बताता है उन कंडीशंस के बारे में जो आपकी एक्चुअली में 31 मार्च को एग्जिस्ट करती थी, इसलिए यहां पे इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। दूसरा क्या है सर, दूसरा हमारा प्लान्ड मर्जर ऑफ द कंपनी। अभी प्लान्ड है, होगा नहीं होगा, अभी तो सिर्फ डिस्कशंस चल रहा है पॉसिबल मर्जर पे, तो वो एविडेंस बताता है उन कंडीशंस के बारे में जो आफ्टर द बैलेंस शीट डेट राइज हुई है। इसका हमें एडजस्टमेंट नहीं करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, लेकिन इसका डिस्क्लोजर करना पड़ सकता है अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने इसका डिस्क्लोजर नहीं किया तो हमारे जो यूजर्स हैं वो प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे, तो फिर इसका भी हमें डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ऑडिटर को इंश्योर करना है कि जो एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स एंड डिस्क्लोजर्स है वो सही से हुए हैं कि नहीं हुए हैं हमारे हर एक सब्सिक्वेंट इवेंट का। ठीक है, यस सर। दोनों का बस इस बार क्या पूछा, दोनों टाइप बता दो, दोनों टाइप से कैसे रिलेट करता है, कौन सा टाइप कौन से में आएगा ये बता दो, लास्ट में बता दो कि हाँ भाई एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर हमें अच्छे से चेक करना होता है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके ऐसे 520 के, या पार्ट 2 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट है। क्या बोल रहा है सर, हमें एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या होता है वो कॉन्सेप्ट पूरा एक्सप्लेन कर दो, उसका सिग्निफिकेंस क्या हमारे प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो एक्सप्लेन कर दो, उसको लिंक कर दो हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऐसे 570 के साथ कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि हमारा ऑडिटर को इवैल्यूएशन करना पड़ता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन का, इसको आप लिंक करके हमें बता दो। ये यहां पे पूछा गया है हमें। तो चलिए हम बात करते हैं गोइंग कंसर्न की। सर गोइंग कंसर्न क्या है सर, गोइंग कंसर्न एक फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है जिसमें हम एंटरप्राइज को देखते हैं कि वो कंटिन्यू करेगी ऑपरेशन फॉर अ फोर्सेबल फ्यूचर। अज्यूम किया जाता है कि एंटरप्राइज के पास ना तो कोई ऐसा इंटेंशन है, ना तो कोई नेसेसिटी है कि वो उसको लिक्विडेशन करना पड़े या फिर अपने ऑपरेशंस को मटीरियली कम करना पड़े। ठीक है, यस सर। ऐसे 570 क्या बोलता है कि हमें एक सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है कि मैनेजमेंट ने जो अपना गोइंग कंसर्न का यूज किया है वो एप्रोप्रिएट है या फिर नहीं है, ये हमें चेक करना पड़ता है। ठीक है, अंडर गोइंग कंसर्न बेसिस अकाउंटिंग क्या होता है, ये सेम चीज इन्होंने ऊपर वाला फर्स्ट पैराग्राफ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, लास्ट में बस लिख दिया। हमें कंक्लूड करना पड़ता है कि क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है दैट मेक अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। ठीक है, ये लाइन तो आपको याद ही हो गई होगी। अब ये सिग्निफिकेंस क्या है सर गोइंग कंसर्न का, सिग्निफिकेंस ये है कि सर इसका जो इफेक्ट आता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिपरेशन में, अगर आपकी एबिलिटी है गोइंग कंसर्न की या फिर आपकी एबिलिटी नहीं है, ये गोइंग कंसर्न को आपके प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है सर, अगर गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो एप्रोप्रिएट है तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हम इस बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं कि एंटिटी जो है वो अपने एसेट्स को रियलाइज कर लेगी, लायबिलिटीज को डिस्चार्ज कर लेगी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो फिर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम लिक्विडेशन बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, यस सर। ये आपका सबसे बड़ा इफेक्ट है गोइंग कंसर्न का आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। ऑडिटर को क्या रिपोर्ट करना पड़ता है सर, एप्रोप्रिएटली रिपोर्ट करना पड़ता है एज पर एसए 570 कि डिपेंडिंग ऑन वेदर कि आपका जो गोइंग कंसर्न है वो एप्रोप्रिएट है या फिर नहीं है, एंड क्या एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स जो है वो हुए हैं कि नहीं हुए, एंड क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट आपका बैंक ऑडिट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 का ही है। क्या बोल रहा है सर, यहां पे देखिए एक पर्टिकुलर कंपनी का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो 10 करोड़ रुपीस का है। ठीक है, लेटेस्ट वैल्यूएशन रिपोर्ट जो हमने आरबीआई ने अप्रूव करी है, आईबीआई के अप्रूव वैल्यू ने अप्रूव करी है, वहां से पता चल रहा है कि इसका जो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है अगेंस्ट द लोन इज ओनली 80 लाख है। 80 लाख का ही इसका रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है। जो वैल्यू ऑफ सेम सिक्योरिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो था वो कितना था, 6 करोड़ रुपीस का। प्रीवियस ईयर 6 करोड़ था सिक्योरिटी का वैल्यू, इस करोड़ में 80 लाख हो गया है। क्या ये सॉरी क्या ये मोर देन 50% का डिक्रीज हुआ? यस सर, मोर देन 50% का डिक्रीज हुआ आपके वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी में। अगर ये लेस देन 50% हो गया है सिक्योरिटी का वैल्यू तो ये कौन सी एसेट में क्लासिफाई होगा सर, इरोजन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। अगर इरोजन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी आपका सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट कब मानेंगे सर, जब आपका लेस देन 50% हो जाता है फ्रॉम द प्रीवियस वैल्यू। अगर लेस देन 50% हो गया तो फिर इसको कौन से एसेट में क्लासिफाई करते हैं, डाउटफुल एसेट में क्लासिफाई करते हैं। नीम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को कहां पे क्लासिफाई किया जाएगा सर, डाउटफुल एसेट में क्लासिफाई किया जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखना एडिशनली अदर बोरोवर अकाउंट में मेसर्स गायत्री टेक्सटाइल्स में क्या हुआ है, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो 5 करोड़ का है एंड जो रियलाइजेबल वैल्यू है सिक्योरिटी की आपकी वो 40 लाख रुपीज है। अब यहाँ पे आप देखना 5 करोड़ की रियलाइजेबल आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, रियलाइजेबल वैल्यू है 40 लाख रुपीज की, तो 5 करोड़ का 10% अगर हम देखेंगे दैट विल बी 50 लाख रुपीज, और 50 लाख रुपीज से भी कम है, 10% से भी कम है आपकी रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, तो इस सिक्योरिटी को हम इग्नोर करेंगे और यहां पे कितना हो जाएगा सर, इसको कौन से एसेट में क्लासिफाई कर देंगे, लॉस एसेट में क्लासिफाई कर देंगे। अब यहां पे ना, यहां पे थोड़ा सा मुझे एक गड़बड़ लग रहा है ऐसे का, यहां पे भी अगर आप देखेंगे 10 करोड़ का अगर हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो आपका 10% कितना होता है सर, 1 करोड़ होता है। 1 करोड़ से नीचे ही है ना आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू 80 लाख रुपीस है, तो यहां पे भी तो लॉस एसेट में आना चाहिए था, लेकिन आईसीआई ने उसको इग्नोर कर दिया क्योंकि आईसीआई को इस बात पे फोकस करना था कि यहां पे वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी गिर गई है 50% से ज्यादा, समझे। तो आइडियली अगर आप मुझसे पूछे, अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं यहां पे भी लॉस एसेट ही कंसीडर करता क्योंकि इसका 10% से कम हो गई है आपकी वैल्यू, लेकिन यहां पे आईसीआई ने इसको इससे कंपेयर करके बताया जबकि यहां पे कोई कंपैरिजन के लिए हमारे पास है ही नहीं, इसलिए आईसीआई ने डायरेक्टली यहां पे लॉस एसेट लिख दिया और यहां से इससे कंपेयर करके बता दिया कि ये डाउटफुल एसेट है। ठीक है, ये चीज को आप यहां पे ध्यान रखिएगा। एक बार मैं थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन लेने की कोशिश करूंगा आईसीआई से, अगर मिलता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। आप अगर हमारा वर्जन 2 फॉलो कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक का तो आप ये वाला पर्टिकुलर पीडीएफ भी फॉलो कर लीजिए, इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यस सर, चलिए तो आप ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज की। क्या बात कर रहे हैं सर, ये पार्ट 1 का क्वेश्चन है। यहां पे बोला गया कि एक सन एंड मून क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है जो एक लार्ज स्केल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जो महाराष्ट्र में ऑपरेट कर रही है, जो आपके स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करती है मेंबर्स को। ठीक है, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑडिटर ने ऑब्जर्व किया कि इसका सोसाइटी जो है वो सिर्फ कैश बुक एंड लेजर मेंटेन कर रही है, लेकिन उसने कोई सेपरेट रजिस्टर्स मेंटेन नहीं किया लोन डिसबर्समेंट के लिए, रिकवरी ऑफ लोन्स के लिए, मेंबर सैलरी से, ये सारा कोई अपने रजिस्टर मेंटेन नहीं किया। मैनेजमेंट बोलते हैं कि भाई वो कैश बुक मेंटेन करते हैं ना, इसलिए उनको ये सारे सब्सिडरी जो अलग रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। एज एन ऑडिटर आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या सोसाइटी की जो प्रैक्टिस है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, उसको कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो ऐसे देखा जाए तो पार्ट 2 का क्वेश्चन है कि हमें बताना है कि ये जो सोसाइटी की प्रैक्टिस है वो एप्रोप्रिएट है या फिर नहीं है और रिकॉर्ड्स एप्रोप्रिएट है या फिर नहीं है। सबसे पहले हम बोलेंगे कि जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। सबसे पहला सारे सम्स ऑफ मनी, जो भी पैसा आपको मिला है, जो भी पैसा आपने खर्च किया है, जो भी सेल्स एंड परचेजेस आपके हुए हैं, जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटी है, सारी चीजें आपको मेंटेन करके चलनी पड़ती है। एंड साथ ही साथ आपको एक प्रॉपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाना है जिससे आप अपने फुल फाइनेंशियल रिजल्ट्स को डिस्क्लोज कर सको। तो आपके जो भी स्टैट्यूटरी एंड मैंडेटरी प्रोविजंस है वो आपको सिर्फ डायरेक्टिव प्रोवाइड करते हैं, ये कंक्लूसिव नहीं है। मतलब ये बनाना सिर्फ एक डायरेक्शन के तौर पे आपको दिया गया है, सिर्फ इतना ही बनाना है ऐसा नहीं है। इसके अलावा आपको वो सारी के सारे एडिशनल रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे जो आपके हिसाब से ज्यादा क्लैरिटी देंगे, ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देंगे, जिससे अल्टीमेटली द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और उनका जो रिजल्ट है उसको हम क्लियरली प्रेजेंट कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल मैनर में। ऐसे रिकॉर्ड्स भी आपको बनाने पड़ेंगे। डिपेंडिंग ऑन अपॉन नेचर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सोसाइटी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स एंड रजिस्टर्स को मेंटेन किया जाना चाहिए ताकि एक प्रॉपर पिक्चर, प्रॉपर एंड फेयर पिक्चर मिल पाए आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं यहां पे लार्ज स्केल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की, तो डिफरेंट सब्सिडरी बुक्स एंड रजिस्टर्स को आपको मेंटेन करना चाहिए एंड डेली समरी टोटल्स को आपको ट्रांसफर करना चाहिए कैश बुक में। तो यहां पे बेसिकली बोल रहा है कि ये जो मैंने आपको 3 चीजें बोली ना, तो नॉर्मली बोली है कि इतना तो आप प्रिपेयर कर ही लो, बाकी आपकी सोसाइटी के नेचर ऑफ ऑपरेशंस के हिसाब से आपको और भी आपके ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करना चाहिए, सब्सिडरी रिकॉर्ड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए। और यहां पे हमें पर्टिकुलरली कौन कौन सा करना पड़ेगा, ये 4-5 आपको दिए हुए हैं कि आपको डेली कैश सेल्स समरी टोटल रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए, आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का, आपको एक रजिस्टर रखना चाहिए रिकवरी ऑफ लोन्स फ्रॉम सैलरीज का, आपको एक लोन डिसबर्समेंट का रजिस्टर रखना चाहिए, आपको कोई अदर कॉलमनार सब्सिडरीज मेंटेन करना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन नेचर एंड फंक्शन ऑफ सोसाइटी आप मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, यस सर। तो इसके साथ साथ आपको ये वाली चीज भी मेंशन करनी चाहिए, मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट पार्ट 2 का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है सर, हमें एक्सप्लेन करना है कि सीएजी की क्या पावर्स है रिलेटिंग टू टेस्ट ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। जो भी हम टेस्ट ऑडिट की बात करते हैं ना गवर्नमेंट कंपनी में, वो टेस्ट ऑडिट की पावर बतानी है सीएजी की। एंड क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोई एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है क्या सीएजी के कमेंट्स पे, ये भी हमें बताना है। सीएजी का पावर बतानी है टेस्ट ऑडिट वाली, एंड दूसरा सीएजी ने जो कमेंट्स दिए उस पर डायरेक्टर्स को कोई एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है, ये हमें बताना है। तो देखो भाई, सबसे पहला क्या बोल रहा है कि आपका ना जो पावर्स, जो भी सारी चीजें दी गई हैं सीएजी के
बारे में, वो आपके सेक्शन 139(5) और सबसेक्शन 7 में दी गई है। यहाँ पे क्या बोलता है, अगर C&AG को लगता है तो वो टेस्ट ऑडिट करवा सकता है अपने कंपनी के अकाउंट्स का, ठीक है, कंपनी के अकाउंट्स का वो टेस्ट ऑडिट करवा सकता है। अब ये C&AG है ना, वो डायरेक्शन बताएगा, वो बताएगा किस मैनर में हमारे कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट करवाना है। वो ऑडिटर्स को इंस्ट्रक्शंस भी दे सकता है कोई भी मैटर के लिए, वो फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, एंड जो भी डायरेक्शन देगा वो सेक्शन 143(6) में देगा, जिसमें आपका बुक कीपिंग, अकाउंट्स, इंटरनल कंट्रोल, ये सारी चीजें मेंशन होगी। तो पहले इन्होंने टैक्स ऑडिट के बारे में बता दिया। दूसरा इन्होंने ये बता दिया कि देखो भाई हम जो चाहे वो करवा सकते हैं हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिटर से। तीसरा ये बोलेंगे कि भाई हमारे पास पावर है सप्लीमेंट्री या टेस्ट ऑडिट करवाने की कंपनी अकाउंट से उन पर्सन के द्वारा जो भी हम ऑथराइज करेंगे, एंड उस पर्पसेस के लिए, उस टेस्ट ऑडिट के लिए जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी वो कंपनी उस पर्सन को फर्निश करेगी, एंड साथ ही साथ वो जो कंपनी फर्निश करेगी वो उस फॉर्म में करेगी जो भी हमारा C&AG जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करेगा। अब ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसको क्या करना पड़ेगा सर, उसको एक कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी अपने ऑडिट रिपोर्ट के C&AG को, जिसके पास राइट होगा। यहाँ पे कमेंट और सप्लीमेंट भी डाल दिया, मतलब ये सिर्फ टेस्ट ऑडिट की बात नहीं कर रहे, ये पूरा आपका जो CAG का हमारा पूरा दिया हुआ है पावर्स के रिलेटिंग, हमारा जो कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है वो सारा का सारा इन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई C&AG के पास राइट है कमेंट करने का, सप्लीमेंट करने का ऑडिट रिपोर्ट को जो भी हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने सबमिट करी है। सेक्शन 133(4)(3) के अकॉर्डिंग हमारा एक कंपनीज एक्ट में ड्यूटी बताई गई है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक्सप्लेनेशन देना ही देना पड़ेगा। यहाँ पे ड्यूटी है हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कि उनको एक्सप्लेनेशन और कमेंट्स देने पड़ेंगे, और जो भी रिजर्वेशन या फिर कोई भी एडवर्स रिमार्क या फिर डिस्क्लेमर दिया है हम ऑडिटर्स की रिपोर्ट में एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर की रिपोर्ट में, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस में, अगर कोई सिमिलर प्रोविजंस नहीं है कंपनी को ऐसा कोई रिप्लाई देने के लिए C&AG में, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन या फिर एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यस सर। तो बेसिकली इन्होंने घुमा फिरा के ये बोल दिया कि भाई अगर आपको मैंडेट किया जा रहा है, अगर आप पे मैंडेटरी बनाया जा रहा है तो फिर आप ये सारे एक्सप्लेनेशन दे देना, अगर आपको नहीं बोला गया कंपनीज एक्ट में तो फिर आप ये एक्सप्लेनेशन मत देना। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। इधर देखिए बस थोड़े से 2-3 क्वेश्चन और रह गए, फिर आपके जनवरी 26 के सारे MTP जो है वो खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर पार्ट वन का ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है सर, हमें बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ APQR लिमिटेड ऑडिटर ने ऑब्जर्व किया कि कंपनी ने सेवरल टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर किया है अपने न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे। ठीक है, यस। अब इसमें क्या क्या चीजें आ रही है, इसमें आपका कॉस्ट आ रहा है साइट प्रिपरेशन का, इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट का, आपके मशीनरी को बिफोर यूज टेस्ट करने का, प्रोफेशनल फीस जो भी आपने इंजीनियर को फेस करी है वो। ठीक है, दूसरा आपने क्या स्पेंड किया है सर, स्टाफ की ट्रेनिंग पे आपने खर्चा किया है ऑपरेशन चलाने के लिए, आपने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस किए नए प्रोडक्ट लाइन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। अब बताइए एज एन ऑडिट ऑफ कंपनी आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे आप एनालाइज करेंगे कि ये जो एक्सपेंडिचर्स कंपनी ने किए हैं ये आपके कैपिटलाइज होने चाहिए एज अ पार्ट ऑफ पीपी, या फिर आपको रेवेन्यू में चार्ज करना है बेस्ड ऑन रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट क्राइटेरिया। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे 2 टाइप के एक्सपेंसेस है, एक तो ये वाले सारे एक्सपेंसेस है और एक ये वाले सारे एक्सपेंसेस है। तो ये एक्सपेंसेस को क्या हमें कैपिटलाइज करना है पीपी में या फिर हमें रेवेन्यू में चार्ज करना है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस में दिखाना है, ये हमें आप बता दीजिए। तो सबसे पहले हम आपको रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बताएंगे। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है सर, पीपी को हम रिकॉग्नाइज तभी करेंगे सबसे पहला जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंटिटी को फ्लो होने वाले हैं। दूसरा कॉस्ट को रिलायबली मेजर किया जा सकता है। अब कॉस्ट ऑफ पीपी में 3 चीजें इंक्लूड होती है। कौन सी 3 चीजें इंक्लूड होती है सर, परचेज प्राइस जो कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, एंड इनिशियल एस्टिमेट आपके डिसमेंटलिंग और रिस्टोरेशन कॉस्ट का। तो सर जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है उसके अंदर ये सारी कॉस्ट आपकी आ जाएगी, जो भी कॉस्ट हमने ऊपर पढ़ी थी, साइट प्रिपरेशन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, प्रोफेशनल फीस, ये सबको हमें कैपिटलाइज करना पड़ता है क्योंकि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। और दूसरी जो कॉस्ट हमने पढ़ी जो आपकी स्टाफ ट्रेनिंग वाली है, एडवर्टाइजिंग वाली है, इसको आपको रेवेन्यू को चार्ज करना पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए हमको रेवेन्यू में चार्ज करना पड़ेगा, इसको हम पीपी में कैपिटलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है सर, क्वेश्चन नंबर है पार्ट 1 में आपको पूछा गया है क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि सर हंसा एयरवेज है, उसने एक नया एयरक्राफ्ट परचेज किया अपने फ्लीट के लिए। ठीक है, एयरक्राफ्ट ठीक है, टाइम पास क्वेश्चन है वैसे तो आप यहाँ पे लास्ट में पढ़ सकते हैं कि भाई यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है उन एट्रीब्यूट्स को जो ऑडिटर कंसिडर करेगा रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इन दिस केस दैट नीड वेरिफिकेशन। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस हमने पढ़ रखा है ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसमें हमने एट्रीब्यूट्स पढ़ रखे हैं जो एट्रीब्यूट्स हमारे डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन के टाइम पे हम कंसिडर करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन में। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या हो रहा है कि सर एक एयरक्राफ्ट है जिसके अलग अलग पार्ट्स हैं। अब जिसके अलग अलग पार्ट्स है उसमें हम कौन कौन से एट्रीब्यूट्स को टेस्ट करेंगे, तो भाई सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो आपका एएफएम अलग पार्ट है, इंजन जो अलग पार्ट है, सिग्निफिकेंट पार्ट है एयरक्राफ्ट के, इनको हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या हर एक पार्ट को हमने सेपरेटली डेप्रिशिएट किया है कि नहीं किया। दूसरी चीज हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी एंटिटी का अकाउंटिंग पॉलिसी की। तीसरी चीज हमें देखना पड़ेगा कि जो आपकी पॉलिसी है डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन की वो एज पर रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट होनी चाहिए।
चौथी चीज जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है वो आपने कंसिस्टेंटली अप्लाई की है ईयर ऑन ईयर, कोई भी चेंज आया तो आपने एडुकेटली डिस्क्लोज किया है। पांचवी चीज जो चेंज आया अमोर्टाइजेशन मेथड में वो आपको चेक करना पड़ेगा कि उसका कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड लास्ट में क्या डेप्रिसिएशन को हमने कैलकुलेट किया है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ रेसिडुअल वैल्यू। तो वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन है लेकिन पहले 2 पॉइंट जो थे वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे थे, इसलिए मैंने इसको पार्ट 1 में डाल दिया। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन है आपका ये हमारे एमटीपी का। ये क्या बोल रहा है सर, यहां पे हमें कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन करना है कि कंप्लीटनेस असर्शन अगर हमें चेक करना हो इन्वेंट्री का तो फिर हम कैसे चेक करेंगे हमारे इन्वेंट्री का कंप्लीटनेस असर्शन। पहले कंप्लीटनेस असर्शन क्या होता है वो एक्सप्लेन करो और उसके प्रोसीजर्स बता दो। सर कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है इन्वेंट्री के केस में, कि जो इन्वेंट्रीज एंटिटी की है वही हमने रिकॉर्ड करी है, वो इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं कर ली जो आपके थर्ड पार्टी को बिलोंग करती है, लेकिन वो इन्वेंट्री जरूर इंक्लूड करी है जो एंटिटी की है लेकिन थर्ड पार्टी के पास है। ठीक है, इसका मतलब होता है कंप्लीटनेस, और कंप्लीटनेस के हमने यहां पे प्रोसीजर्स लिख दिए तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया आपका। तो ये था आपका पूरा हमारा जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हमें करने थे हमारे मई 26 की एमटीपी से। इसके बाद जो भी आपका सितंबर 25 का प्रीवियस क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लीजिए, सारे क्वेश्चन जो अब आपके एग्जाम में आए हुए हैं ये थे आपका पूरा न्यू क्वेश्चंस फ्रॉम जनवरी 26 आरटीपीज, बोथ द एमटीपीज ऑफ जनवरी 26 एंड सितंबर 25 का प्रीवियस क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दीजिएगा, नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा सीए फाइनलिस्ट और आपका नाम, ताकि आप एक मैनिफेस्टेशन करके जाए दैट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू क्लियर योर सीए इंटरमीडिएट ऑडिट इन नेक्स्ट अटेम्प्ट। इस बार ऑडिट में एग्जामिनेशन पार बस दुआ में याद रखना हम सीए बनेंगे। थैंक यू, बाय बाय।